दोस्तों कई बार कई सारे लोग बोलते हैं कि क्या ऊपर वाला है। तो ये वीडियो देखकर आप लोगों को क्या लगता है, ऊपर वाला है कि नहीं है? इसीलिए यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़िंदगी में आप लोग बस अपने काम पर फोकस करिए, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। उसने भी यार कुछ प्लान आप लोगों के लिए ज़रूर बना रखे होंगे। अगर आप लोग शिद्दत से तसल्ली से अपने काम को करते हैं तो उसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूर अपने मन में रख रखी होगी, या फिर एक तरीके से अपने प्लान में रख रखी होगी कि यार कुछ भी हो जाए ना, इस बंदे को, इंसान को ना गिरने नहीं देना है कभी। अगर आप लोग अपने काम को शिद्दत से करोगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को यार, कभी भी आप लोग जो ना गलत कंडीशन में, गलत सिचुएशन में नहीं फंसोगे। और अगर किसी जगह फंस भी गए, ऊपर वाला कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आकर आप लोगों को वहां से निकाल के ले जाएगा। तो अपने आप पर ट्रस्ट करो, अपने काम पर ट्रस्ट करो और शिद्दत से करते रहे। और उसको कितनी बुरी कंडीशन के ना हो ना लाइफ में, आप लोग वहां से बच के निकल जाओगे अगर आप लोग अपने ऊपर और थोड़ा सा ऊपर वाले के ऊपर बिलीव कर रहे हो और अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो। यही यहाँ पर चीजें दिखा रही है कि ऊपर वाला है कि नहीं है। आप लोग क्या लगता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आप लोग कहीं फंसे और बच के निकल गए हो? बताइएगा जरूर। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 11 तारीख, 11 अप्रैल। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, जिसको प्यार से आप लोग बैलेंस डाइट बोलते हो, बड़ा ही शानदार रहने वाला है। ऐसे ऐसे आर्टिकल डिस्कस करूंगा कि आप लोगों का मजा आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बात करेंगे टूरिज्म के बारे में। आर्टिकल सुनकर आप लोग का होने कहते कि दिल खुश हो जाए। बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल है यार। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे देश के अंदर में जो आप लोगों को नहीं पता होगी, उसके बारे में बात करेंगे। आखिर क्यों आज की डेट में चैट जीपीटी बार बार न्यूज में आ रहा है? अभी यूपीएससी के पेपर को लेकर और सारी चीजों को लेकर चैट जीपीटी न्यूज में था, फिर से न्यूज में आ रहा है इटली की वजह से। जानेंगे उसके बारे में। आप लोग क्या लगता है कि इन चीजों को बैन कर देना चाहिए, यस या फिर नो? कई सारी बात जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। पूरी एक टेस्ट सीरीज आप लोगों की कवर हो जाएगी अगर आप लोग पूरे वीडियो को ढंग से देखेंगे। वीडियो के एंड में बताना जरूर कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा, आज के जो क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए उसमें कितने सही रहे आप लोगों को, तो वो भी चेक करना जरूरी है। कल का दिन कैसा रहा, आज का दिन कैसे लेकर चलने हैं वाले हो, उसके लिए आप लोगों ने क्या अपना प्लान बना लिया है कि आज के दिन ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं? अगर हाँ तो अच्छी बात है, अगर ना तो उसको जरूर तैयार करो, क्योंकि जितने अच्छे से आप लोग उसको तैयार करोगे उतनी अच्छे से दिन आप लोग यूटिलाइज करोगे। वरना दिन ऐसा जाएगा जैसे गधे के सर पे से सींग गए, यानी कि हर एक दिन चला जाएगा। अभी ये महीना भी देखते देखते चला जाएगा, 11 तारीख हो चुकी है, अभी नेक्स्ट महीना आएगा फिर वो भी चला जाएगा। तो जब तक आप लोग अपने आप को एक सही डायरेक्शन में नहीं लेकर चलोगे तब तक ये चीज़ें ऐसे ही चेंज होती रहेंगी, ठीक है? तो आप लोगों को अपने हिसाब से चीज़ें करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। सही बात क्या बोली गई है, बड़ी शानदार बात बोली गई है, द डे दैट ब्रेक यू आर द डेज दैट मेक्स यू। यानी कि एक तरीके से जो दिन आप लोगों को लगता है कि बर्बाद करके चले गए, इन रियलिटी वो जो दिन होते हैं वो आप लोगों को बनाने वाले होते हैं। पर लेकिन आप लोगों को जिस डिमोटिवेशन में घुस चुके हो उसमें से बाहर निकलने वाली बात होती है। यानी कि अगर बात करो, जैसे कि मान लीजिए जब स्टार्टिंग में मुझे लगा कि एप्लीकेशन जब लॉन्च किया गया, मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत ही गलत चीज़ स्टार्ट कर दी है। मतलब मैं मस्त तरीके से ज़िंदगी जी रहा था, आराम से मजे नहीं, बल्ले बल्ले में ज़िंदगी चल रही थी। पर लेकिन वो एक तरीके से स्टार्टिंग है ना, 10-15 दिन ऐसा लगा कि एक तरीके से शामत आ गई है, बहुत ही गलत चीज़ जो है वो स्टार्ट कर दी है। इतनी सारी चीज़ें, मतलब ऐसा लग रहा था कि दुनिया उल्टी चल रही है, ना सोने का पता, ना नहाने का पता, ना खाने पीने का पता, कभी कुछ इशू आ रहा है, कभी कुछ इशू आ रहा है। भाई साहब ऐसा लग रहा था कि बस मतलब क्या ही समझो, बस मुझे पता है कि दिन कैसे कटे। तो इतनी बुरी कंडीशन लगने वाली थी। पर लेकिन फिलहाल उसी चीज़ ने जो है वो ज़िंदगी आसान बना दी है। सारी चीज़ें ईजिली एक जगह प्रोवाइड करा जा सकती है, आसानी से आप लोगों को सारी चीज़ें कंफर्टेबल भी वहाँ पर मिल जा रही है। तो ये क्या है कि स्टार्टिंग में जो चीज़ आप लोगों को लगता है ना कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रही है, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि पढ़ने में, सुबह उठने में यार कितनी मेहनत है, आंसर राइटिंग करने में कितनी गलत एक तरीके से फीलिंग आती है, लगता ही नहीं कि कुछ करना चाहिए। पर लेकिन जैसे जैसे आप लोग देखोगे ना, जब इनका रिजल्ट आना स्टार्ट होगा तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये चीज़ें पहले क्यों नहीं की। क्योंकि आप लोग आज के दिन में जिन चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हो ना, मॉर्निंग में टाइम पर उठना, एक्सरसाइज करना, आंसर राइटिंग न करना, और फिर क्या लगता है, फिर लगता है कि यार चीज़ें यार एक तरीके से ना अच्छी नहीं हो रही है ज़िंदगी अच्छी कैसे होगी? आप लोग आज के दिन में जो काम कर रहे हो वही तो आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है आप लोगों के सामने। आज की रही चीज़ों को सुधारना स्टार्ट कर दो, कल से आप लोगों का दिन जो है वो सुधरना स्टार्ट हो जाएगा, वरना चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है। आज का दिन भी निकाल दोगे तो फिर कल भी ऐसे ही आएगा। तो दिन कुछ नहीं होते यार, दिन ऐसे ही होते हैं, हर डेट ऐसी होती है, 11 भी ऐसी है, 12 भी ऐसी है, 13 भी ऐसी है, और पुरानी भी ऐसी ही थी सारी। ये आप लोग होते हो जो दिन को अच्छा बनाते हो या फिर दिन को बुरा बनाते हो। आप लोग अच्छा बनाओगे तो अच्छा बन जाएगा, नहीं अच्छा बनाओगे तो नहीं अच्छा बनेगा। आप डिसाइड कर लो कि बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पहचानो कौन, इनके बारे में वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और इनसे रिलेटेड एक अवार्ड भी है अभी जो दिया गया है, उसके बारे में भी आप लोगों को जानने के बाद में काफी खुशी होगी, ठीक है?
आगे बात करते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे आज सेलिब्रेट किया जाता है यानी कि 11 अप्रैल को। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो कई बार कई सारी माओं की डेथ हो जाती है, तो इसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो इसको घटाने के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बार बार बात की जाती है, तो इसको आप लोग समझ सकते हो। तो कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पर कम से कम ऐसा होना चाहिए कि आसपास में हॉस्पिटल वगैरह, पहले दाई वगैरह हुआ करती थी गाँव में, आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे को जन्म दिलाने का काम करती थी। पर आज के डेट में पैटर्न चेंज हो चुका है, हर जगह हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं, पर लेकिन फिर भी बहुत सारे इशू आते हैं। तो प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। लैक्टेटिंग मदर, जो बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ है, उनके लिए भी सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी जच्चा और बच्चा दोनों की हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। तो ये उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए नेशनल लेवल का डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कुछ टिप्स भी हैं यहाँ पर कि कैसे इंश्योर करना है। ठीक है, सबसे पहले तो एजुकेशन के बारे में बात की जाती है। कई सारे लोग बोलते हैं कि माँ पढ़ी लिखी होनी चाहिए। भाई साहब ऐसा बिल्कुल मतलब पढ़ी लिखी होगी तो अच्छा है, पर लेकिन ये भी बात है कि ऐसा नहीं कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो बच्चे को जो है सही डायरेक्शन में लेके नहीं चल सकती। पढ़ी लिखी माँ ज़्यादा अच्छे से लेकर चल सकती है, हाँ बोल सकते हो, पर लेकिन माँ तो माँ होती है। हर एक माँ जो है भाई साहब आप लोग जान सकते हैं कि मतलब किसी भी हद तक बच्चे के लिए कुछ भी करती है। ठीक है, तो ये जरूरी है यहाँ पर। एक तरीके से माँ अगर हष्टपुष्ट होगी तो बच्चा हष्टपुष्ट होगा। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में एजुकेशन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। कई बार कई सारे बच्चों की जान भी चली जाती है कई उल्टी सीधी चीज़ों को लेकर। इसी के साथ में जब एक तरीके से बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद में किस तरीके से केयर करनी है चीज़ों की, अपनी हेल्थ को कैसे रिकवर करना है, उस सेम पैटर्न में कैसे आना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यार दुनिया में जो इंसान को सीखनी पड़ती है जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोग जान पाएंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात यार, एक्सट्रीमली सॉरी, कल मैंने बोला था कि क्विज स्टार्ट होगा। कई बार यहाँ पर चीज़ों को टेस्ट किया, पर लेकिन वो उस सिस्टमेटिक वे में काम नहीं कर रहा था जैसे कि टेस्ट सीरीज आप लोगों की काम कर रही है। तो क्विज के ऊपर अभी काम किया जा रहा है। आज शाम तक अगर हुआ तो हो जाएगा। देखो आज शाम तक पूरा कोशिश करेंगे कि क्विज आप लोगों का मिलना स्टार्ट हो जाए। कल कोशिश की थी कुछ, जैसे जब नई स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ऑप्शन नहीं पब्लिश हो रहे हैं, कुछ ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, तो वो वाली दिक्कत आ रही है उसमें। चलो कोई नहीं, टेक्निकल टीम को बोला है कि इसको जल्दी जो है सुधार दिया जाएगा, जिससे आप लोग की दिक्कत जो है वो दूर होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को फायदे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। पुराने क्वेश्चन पेपर वगैरह, सारी लेक्चर की पीडीएफ वगैरह आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी, और ऐसा नहीं है यहीं पर ही मिलती हैं। आप लोग टेलीग्राम पर भी हो तो टेलीग्राम पर भी आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाती है, खासकर अगर पीडीएफ वगैरह बात करें रेगुलर। देखिए नोटिफिकेशन एक सबसे बड़ा इशू हो रखा है यार, वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंच रहा है लोगों के पास में। और ये मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करने के बाद में इतनी बुरी कंडीशन हो रखी है, दिमाग खराब हो जा रहा है। मतलब कल जो है कितने घंटे तक वो प्रोसेसिंग होती रही है आप लोगों ने देखा, तो ये इशू बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ इशू है। अगर एप्लीकेशन नहीं है तो StudyLoverVir.in के नाम से .com मत डाला करो यार, .com डाल के बोलते हो सर खुला नहीं, .in डाला करो, तब आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर क्या अभी मुझे कोर्स का पार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सीरियस तरीके से, तो आप लोग के पास में एक बेस है, तो अब आप लोग उसका पार्ट बन सकते हैं, वरना उसका पार्ट मत बनिए। अपना पैसा बर्बाद करोगे और टाइम भी बर्बाद करोगे, क्योंकि 2 जुलाई को अगर पेपर होता है तो टाइम ज़्यादा नहीं है। पर हाँ अगर डेट एक्सटेंड हो सकती है, अगर हुआ कुछ ऐसा तो अलग बात है, पर बेस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बेस बनाया जा रहा है वहाँ पर, ऐसे नहीं कि बेस नहीं बनाया जा रहा है, पर लेकिन टाइम अगर देखा जाए तो आप लोग देखो कि थोड़ा बहुत आप लोगों के पास में होगा तो चीज़ें अच्छे से आप लोग लेकर चल पाओगे। तो अगर किसी को, एक बच्चा कह रहा है सी सेट के लिए सर पार्ट कर लेगा उसका, सी सेट में हाँ आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है। जो एप्टीट्यूड वगैरह टीचर, जो इंग्लिश वाले और एप्टीट्यूड वाले टीचर बहुत ही प्यार से पढ़ा रहे हैं चीज़ों को। साइंस वगैरह भी आप लोगों ने देखी होगी, और अभी अकाउंटिंग भी स्टार्ट हो रही है जो आप लोग बोल रहे थे। तो मतलब चीज़ें हैं, टीचर जो है सब अपने तरीके से काम करें। एक बच्चा कह रहे सर सारे लेक्चर आप ही ले रहे हो क्या? अरे यार 8-9 टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ पर यार, मैं अकेला थोड़ी ना कवर कर पाऊंगा सारी चीज़ें। तो अच्छे से एंजॉय करो, फीडबैक जरूर दे दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगते हैं लेक्चर यूट्यूब पर या फिर वहाँ पर बता दिया करो जरूर। ठीक है, किस किस ने आप में से ये शेर सुना है, सैर कर दुनिया की गाफिर जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो ज़िंदगी में घूमना फिरना भी इंसान को करते रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान घूमने निकलता है ना तो अक्सर जो है उसकी जो दिमाग में कई सारी टेंशन चल रही होती है वो भी दूर हो जाती है, माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है, और कई नए नए थॉट्स भी उसके माइंड में आने लगते हैं। आप लोग ही क्या रहा है इसके बारे में? अच्छा, आप किस किस राज्य से आते हैं, आप लोगों को ये बताना है कि अगर आपको अपने राज्य के अलावा अपने ही देश के अंदर में कहीं घूमने के लिए बोला जाए तो कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पर आप लोग घूमना पसंद करेंगे। आखिर ऐसी घूमने फिरने की बातें क्यों कर रहा हूँ अभी आप लोगों को बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी बोला गया कि बहुत ही शानदार नॉर्थ ईस्ट एरिया में टूरिज़्म हब जो है वो हमारे देश में अभी डेवलप हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में घूमने गए। यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो है हमारे देश में एज ए टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जो है उभर कर सामने आया।
जब मैं शब्द आप लोगों से बोल रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पर बड़े ही प्यारे प्यारे राज्य हैं हमारे देश के, जिसमें सिक्किम जो है बड़ा ही बेहतरीन राज्य है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और यहाँ पर जब आप लोग जाएंगे ना, आप लोग नेचर के भी काफ़ी करीब आ जाएंगे, यानी कि आप लोगों को लगेगा वाह यार, अब तक कहाँ थी ये चीज़ें, आज तक हम लोगों ने देखी नहीं। फिर आप लोगों को यहाँ पर नागालैंड देखने को मिल रहा है, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मेघालय हो गया, और ये टोटल मिलाकर आसाम हो गया। ये जो अगर आप लोग राज्य को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब सारे राज्य जो हैं बहुत ही लार्ज स्केल पर फॉरेस्ट कवर हैं, नेचर के काफ़ी करीब ले जाते हैं, और बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो अभी ये बात बोली गई कि रिकॉर्ड तोड़ पर्यटन देखने को मिला 2022 के अंदर में। यहाँ पर 2022 में जो यहाँ पर एक एस्टिमेशन लगाया गया है, ये इतना अधिक है कि नॉर्मली यहाँ पर इतने लोग देखने को नहीं मिलते थे, पर लेकिन फिलहाल 11.8 मिलियन लोगों के द्वारा इस रीजन में विजिट किया गया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, 1 लाख के करीब यहाँ पर बाहर से भी लोग आए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हो गया है, यानी कि 11.8 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो उससे आप लोग अंदाज़ा लगा लो, अब यहाँ पर लगभग 11 के 12 मिलियन हो गए, ठीक है। तो 12 मिलियन का मतलब क्या होगा, कितने लोग जो है वो विजिट करने गए हैं, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है, अगर वहाँ टूरिस्ट कोई जा रहा है तो वहाँ पर लोग जो है जा रहे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं, उसके बारे में पिक्चर शेयर कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। तो उससे क्या होता है, उस रीजन की जो एक तरीके से इकोनॉमी जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसमें जो रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म देखने को मिला, अगर टॉप डेस्टिनेशन का नाम यहाँ पर लिया जाए, आप लोग बताना इनमें से कितने में आप लोग घूमे हैं। मेरा जो नंबर है आगे आने वाले टाइम में मुझे घूमने जाना है, ठीक है, मेरे से मत पूछना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट लोकेशन आप लोगों को इसलिए भी याद रखनी है क्योंकि कई बार कई सारे स्टेट के नाम देकर आप लोगों से पूछ ले आते हैं कि ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है वो कहाँ पर पड़ती है। तो इस तरह भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत फेमस है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ये है तवांग मोनेस्ट्री। आप में से किस किस ने विजिट किया है बताइएगा। नामदफा नेशनल पार्क, अगर यूपीएससी के क्वेश्चन उठाकर देखोगे आप लोग, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि किस राज्य में लोकेटेड है यहाँ पर ये, क्योंकि बहुत बार न्यूज़ में रहता है यहाँ पर। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। आसाम के अंदर में एक मंदिर है कामाख्या टेम्पल। भाई साहब इतना फेमस टेम्पल है कि जिसकी कुछ हद नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट करने जाते हैं। आप में से भी शायद कोई ना कोई विजिट करने जरूर गया होगा, बताएगा जरूर। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में तो मैं हजारों बार पढ़ा चुका हूँ, पर वो अलग बात है कि कभी घूमने नहीं गया हूँ। जाऊँगा जरूर। मुजली आइलैंड के बारे में मैंने काफ़ी तसल्ली में आप लोगों को पढ़ाया था। तो ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट लोकेशन है। कल को स्टेट पीसीएस के अंदर भी अगर मैच करने के लिए आ जाए कि बताओ कहाँ पर कौन सी लोकेशन है, तो पता होना चाहिए। बड़ी ही प्यारी सी लेक है यार, लोकतक लेक। तो यहाँ पर मणिपुर के अंदर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जो कि इम्फॉल वॉर जो सीमेंट्री यानी कि कब्रिस्तान, ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पर कब्रिस्तान भी फेमस होते हैं, रात को मत जाना, ठीक है। अगर बात करें मेघालय के बारे में, और ये सारे जो रीजन हैं ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किसके, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये है नोक्लिकाई। तो नोक्लिकाई फॉल है यहाँ पर, वाटरफॉल जो बोलते हैं ना। देश के अंदर सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है बताइए जरा। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये तो इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, लिविंग रूट ब्रिज, यानी कि जो जड़ें होती है ना, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, बेसिकली जो छाल लटकी होती है, बरगद का पेड़ देखा आप लोगों ने, उनको जोड़कर ब्रिज, नेचुरल ब्रिज, रिवर को मतलब नदी को क्रॉस करते हैं लोग, उसके ऊपर से घूमकर। आप लोगों ने शायद ये देखा होगा, मैंने दिखा है वैसे, अगर रेगुलरली आप लोग कनेक्टेड हैं साथ में, तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। बताना कौन से एरिया में घूमे हो, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट से जो लेक्चर देख रहे हैं वो भी बताएगा कि आप लोगों के एरिया में ये जो फेमस चीज़ें, कितने लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं। तो आप लोगों को भी बेसिकली किसी न किसी तरीके से देश के दूसरे लोगों के साथ में कनेक्ट करने का मौका मिलता है। यहाँ हो गया मिजोरम हो गया, यहाँ पर है फुंगपुई नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क कई बार मैच करने के लिए पूछे जाते हैं, तो पता होना चाहिए। सोलोमन टेम्पल, इसका नाम शायद आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये यहाँ पर मिजोरम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा भी, और इसी के साथ में होम मिनिस्टर जी के द्वारा भी अलग अलग टाइम पर यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, इससे रिलेटेड जो कल्चर है उसको, पहनावे को पहनकर भी उन्होंने अपनी पिक्चर जो है वो शेयर की हैं। ये हो गया हॉर्नबिल फेस्टिवल, आप लोगों से डिस्कस किया था मैंने। नेक्स्ट हो गया यहाँ पर, ये है जुकाऊ घाटी, जुकाऊ वैली, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर डी साइलेंट रहेगा। तो जुकाऊ वैली कहाँ पर है, ये नागालैंड के अंदर देखने को मिलेगा। और ये तो मैंने आप लोगों को बताई भी थी, यहाँ पर याद रखिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर इसको बोलते हैं त्योमशुगो, ये क्या है, ये लेक है यहाँ पर। तो एक तरीके से शोमगो लेक भी बोल सकते हैं, टी को कई बार साइलेंट बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये है रूमटेक मोनेस्ट्री। तो रूमटेक मोनेस्ट्री भी आप लोगों को देखने को मिलेगी सिक्किम के अंदर में।
त्रिपुरा में क्या है यहाँ पर, त्रिपुरा में है यहाँ पर नीर महल। तो नीर महल पैलेस यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से नीर यानी कि पानी, पानी का महल, ठीक है, तो उस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर ये है, ये तो मैंने डिस्कस किया था, उनाकोटी, ठीक है। तो ये इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन है भाई साहब, मतलब ऐसा लगेगा कि स्वर्ग में आ गए, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मूवी देखी है, अवतार मूवी देखी है, उसमें दिखाया जाता है कि वाओ क्या फॉरेस्ट है, वो जलवा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए कभी भी मौका मिले तो घूमने जरूर जाएगा। और कितनी लोकेशन इनमें से आप लोगों ने विजिट की है ये जरूर बताइएगा। अभी अगर कुछ बातें करूं तो यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में टूरिज्म बढ़ा है। एक तो एडवेंचर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, लोगों को पसंद है साहसी कार्य करना, कुछ डिफरेंट करना, जिंदगी में आए हैं तो कुछ झेलें, ठीक है। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू तो एक अलग चीज़ है, पर लेकिन डर के आगे हमेशा जीत होती है। जिंदगी में जो भी फियर है ना आप लोगों के, उनसे लड़ना स्टार्ट कर दो तो आप लोगों के अंदर का जो एक ताकतवर इंसान है वो सामने निकल कर आएगा। आप लोग ये चीज़ फील करना। तो यहाँ पर जाकर ट्रैकिंग करना, जैसे पर्वतारोहण, ठीक है, रिफ्टिंग, जो राफ्टिंग करना है यहाँ पर, ठीक है, पैराग्लाइडिंग करना, ये सारी चीज़ें एडवेंचर स्पोर्ट में आती है। और नॉर्थ ईस्ट में ये काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी जितनी प्यारी प्यारी नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगी, शायद ही कहीं इतनी प्यारी प्यारी ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था आप लोगों से, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, जिसको हम लोग पीवीटीजी बोलते हैं। आप लोगों को ये बताना है हमारे देश के अंदर में सबसे ज़्यादा पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाई जाती। मतलब किस राज्य में पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आगे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जैसे मिसमी हो गया, गारो हो गया, खासी हो गया, जयंतिया हो गया, ये डिस्कस भी किया था। इनके अलग अलग कल्चर है। आप लोगों को इंटरेस्ट ये बताऊँ, कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी हैं जहाँ पर जो फीमेल जो है वो हेड रहती है और लड़की जो है वो लड़के को बिहाकर अपने यहाँ पर लेकर आती है। सोचो पूरे देश में कैसा होता है, दुनिया में कैसा होता है, यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है। मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी सुना है ना आप लोगों से, जिसको पितृ प्रधान देश बोलते हैं। यहाँ पर मातृ प्रधान बेसिकली एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है, जहाँ पर लड़की जो घर की बड़ी लड़की होती है उसके नाम पे प्रॉपर्टी रहती है। सुनने में भी मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ना, क्योंकि हम लोग तो बेसिकली उनके बारे में जानते हैं जो कि हाँ लड़के की चल रही है, बस लड़का ही सब कुछ है, बस लड़का पैदा हो जाए। सुना है ना आप लोगों ने, बस एक बार लड़का हो जाए तो आगे वंश चल जाएगा। हाँ, डायनासोर की प्रजाति रुक गई है, आगे चल जाएगी लड़का होने से। तो ये चीज़ें हैं सोसाइटी में, हमारे देश में खासकर लोगों को अगर देखोगे। पर यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी कई जगह तो इतने ओपन है, वो लड़का और लड़की को लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए बोलते हैं कि आप लोग रहिए, अगर एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आगे शादी कर लेना। तो ऐसा नहीं है कि ट्राइबल कम्युनिटी को बोलते हैं यार ये तो पिछड़े हुए हैं सब। मतलब उनके थॉट अगर देखोगे कई जगह बहुत ही प्यारे हैं। और हाँ, एक अलग बात है कि वो नेचुरल तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं यार, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो विंटर टूरिज्म के बारे में बात की जा रही है। तो काफ़ी स्नोफॉल वगैरह आप लोग देखोगे तो यहाँ पर तो काफ़ी लार्ज स्केल पर लोग जो हैं विंटर के टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, न कि एक तरीके से आप लोग बोले कि जो पर्यटन है, ठीक है, पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव जो है वो काफ़ी कम है यहाँ पर। नॉर्मली और जगह जाते हैं वहाँ पर काफ़ी नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती है, पर नॉर्थ ईस्ट के लोग ना बड़े ही सीधे हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ही कम है, जो बोलते हैं एक तरीके से रोड बना दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी। अभी भी काफ़ी लोग जो हैं आप लोग देखोगे यहाँ पर मतलब एक तरीके से ना पैदल चलते हुए अपना, आप लोगों को अपना एक तरीके से रात में ज़्यादा लाइट वगैरह ना यूज़ करते हुए आप लोगों को नेचर के करीब आप लोगों को लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये खूबसूरती आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अपने नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल जाएगी भाई, है कि नहीं। यार मेरा तो बहुत मन है देखो घूमने का, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ही मन हो गया घूमने का, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेटस क्या है यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर का अगर बात करें, इंडिया की जो रैंक है वो 6th है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल। अगर ट्रेवल और टूरिज्म काउंसिल के हिसाब से माने तो ये काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर देता है। इंडिया करंटली अगर बात करें 54th है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो यहाँ पर रैंकिंग आती है उसके हिसाब से। इसी के साथ में इंडिया के अंदर में लगभग 40 के करीब आप लोगों को जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलती है। तो यही अपने आप में बहुत बड़ा टूरिज्म का रीज़न बन जाता है। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे जो देश के अंदर में जो मैंने बोला 40 जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप लोगों को ये बताना है कि किस पर्टिकुलर राज्य में सबसे ज़्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेगी आप लोगों को। और इससे भी खतरनाक चीज़ क्या है, 39 मिलियन लोग जो हैं वो यहाँ पर इसकी वजह से, टूरिज्म की वजह से उनको जो मिली, ये डेटा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये डेटा प्रस्तुत किया गया। और 8% यहाँ पर जो टोटल जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है ना, उसमें 8% अकेला टूरिज्म से निकल कर आता है। आप लोग खुद देखो, आप लोग जब
जब कहीं पर घूमने जाते हो तो टैक्सी का इस्तेमाल करते हो, कहीं पर जाकर रुकते हो तो होटल का इस्तेमाल करते हो। इसी तरीके से कई कई बार जो लोग हैं वो टूरिस्ट गाइड भी अपने साथ में रखते हैं। तो ये एक तरीका, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर हमारे देश के अंदर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो इसलिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा, देश के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो भी कई बार बोलते हुए पाए जाते हैं कि भाई साहब इस तरीके से विजिट करो वहाँ पर, यानी कि आप लोगों को वो घूमने के लिए प्रेरित करते हैं कई बार। और ये उनकी बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे पर्सनली, कि देश के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस चीज़ के एम्बेसडर बने हुए हैं कि हाँ, देश के लोगों को इस तरीके से घूमने के लिए बेसिकली बोला जा रहा है। ठीक है, स्वदेश दर्शन स्कीम जो एक इनिशिएटिव है यहाँ पर गवर्नमेंट का, देखो अपना देश इनिशिएटिव हो गया, नेशनल ग्रीन टूरिज्म मिशन हो गया, प्रसाद स्कीम, बुद्धिस्ट कनक्लेव, कई सारे तो सर्किट बनाए जा रहे हैं भाई साहब कि एक बार बैठ लो और निकल लो और फिर पूरे में घूम कर आओ। ऐसी ऐसी चीज़ें भी देश में प्रोवाइड कराई जा रही हैं ताकि लोग जो हैं वो घर से निकले तो सही। ठीक है एक ने सुना है, वो मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो हैं घर से निकले ही नहीं है। तो वही बात है, तो टूरिज्म देखना है तो घर से तो निकलना पड़ेगा। ठीक है, टूरिस्ट बन जाओगे भटक कर ही सही, गुमराह तो हैं जो घर से निकले ही नहीं पर लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छी हैं। आप लोगों को देखने को मिलता है चांद के अंदर भी दाग है, तो यहाँ पर हर एक चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ दाग देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो दाग है वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ढांचे की कमी आप लोगों को देखने को मिलती है। कई बार सड़कें नहीं हैं, ये दिक्कत देखने को मिलेगी। कई बार कई सारे ऐसे इशू आते हैं बाहर से, आप लोगों ने देखा होगा भी होली के टाइम पर एक पर्टिकुलर जो एक वीडियो वायरल हुई थी कि बाहर की एक लड़की थी, उसको होली में बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया, रंग वगैरह लगाया गया, बहुत ही ज़्यादा एक वीडियो वायरल हो गई वो। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो एक तरीके से लोगों को अवेयर करना भी जरूरी है कि यार अतिथि देवो भव की हम लोग बात करते हैं, तो लोगों को किस तरीके से ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी की काफ़ी बड़ी दिक्कत आती है। अगर बाहर का कोई इंसान थोड़ा सा दूर दराज वाले इलाके में चला जाता है तो पता नहीं किसके साथ में क्या घटनाएं हो जाए। कई बार कई सारे रेप के भी इंसिडेंट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं हमारे देश में ही होता है, ये हर जगह देखने को मिलता है। कई बार पाकिस्तान की भी ऐसी वीडियो वायरल हुई है जहां पर टूरिस्ट को ठगते हुए पाए जाते हैं। तो हर जगह देखने को मिलता है कि थोड़ा सा अपना डिफरेंट सा इंसान दिखा तो फिर यहाँ पर दिक्कतें होने लगती है। तो एक तरीके से जरूरी है कि उनको ट्रेन किया जाए जो ऐसी फेमस टूरिस्ट साइट के पास में लोग रहते हैं, ताकि ऐसी हरकतें न देखने को मिले। पर लेकिन बड़ी ही ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ें होती हैं। कई बार आप लोगों को देखोगे, अगर लैक ऑफ स्किल मैन पावर की बात की जाती है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर बात करें तो स्किल मैन पावर भी होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसके बिना भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं अगर स्किल मैन पावर नहीं है। एब्सेंस ऑफ द बेसिक एमिनिटीज़, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब बेसिक एमिनिटीज़ जो होती हैं, कई बार पानी की व्यवस्था नहीं है, कई बार वहाँ पर वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, किसी पर्टिकुलर मिनट में घूमने के लिए चले गए। इसलिए हमारे देश के अंदर में अभी कई सारी स्कीम चलाई जा रही हैं इस चीज़ को सही करने के लिए। और सीजनलिटी भी कई बार एक तरीके से मायने रखती है। कई बार रोड ब्लॉक हो जाती हैं, जैसे सर्दियों में बर्फ़ वगैरह गिर गई। ठीक है, इसी के साथ में बारिश हो गई तो सड़कें खराब हो जाती हैं, बिल्कुल पानी भर गया वहाँ पर। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो देखो यार, दिक्कतें तो हैं, पर लेकिन वही है, दिक्कतें हैं तो उसको सुधारना भी है, उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो सरकार कई सारी स्कीम्स भी चलाई जा रही है। तो इन चीज़ों को दूर कर हम लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, और जैसे कि लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे मैंने बताया। ये खुद देख लीजिए, 2013 में यूपीएससी ने साक यूपीएससी ने आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो क्या पूछ लिया यहाँ पर, ये पूछ लिया बेसिकली नोक्रेक। ठीक है, तो नोक्रेक जो बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो पेयर मैच करने आप लोगों को, तो गायरो हिल के अंदर में। इसी के साथ में लोकतक लेक के बारे में बात कर ली, कहाँ पर पाई जा रही है, ये है बराई रेंज के अंदर में। नामधप्पा नेशनल पार्क आप लोग देख लीजिए, डाफला हिल रेंज में। तो कहाँ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, आंसर जब आप लोग देखेंगे, बाकी यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हो गया मेघालय के अंदर में। ठीक है, इसी तरीके से सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर, ये हो गया लोकतक लेक मणिपुर के अंदर में। तो ये लोकेशन जब आप लोग देखोगे, डाफला हिल हो गए यहाँ पर, ये जब आप लोग जाओगे इस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पर आप लोगों को नामधप्पा नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के रीजन के अंदर में। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो फिर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा और अच्छे से आप लोग उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इंडिया की जो रैंक है वो 6th है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल इन द टर्म्स ऑफ जो ट्रेवल एंड टूरिज्म टोटल कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी के बारे में बात करें। इसी के साथ में इंडिया जो है वो करेंटली 54 पर है वर्ल्ड इकोनॉमिक टूरिज्म ट्रेवल, जो यहाँ पर इसका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इंडेक्स है उसके हिसाब से। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। तो अभी मैंने तसल्ली में आप लोगों को बताया, तो देखता हूँ कौन सी आंसर देता है, अटेम्प्ट करिए। अभी बताया कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंज जो आज के डेट में देखने को मिलते हैं, आज के डेट में टूरिज्म को लेकर। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लैक ऑफ जो स्किल पावर देखने को मिलेगी, और एब्सेंस ऑफ द बेसिक एम्यूनिटीज। तो आप लोग के हिसाब से सही आंसर क्या है, कौन सी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है आज की डेट में हमारे देश के अंदर में, तो ये आप लोग को बताना है यहाँ पर।
ये भी सारी मैंने डिस्कस किया अभी आप लोगों से यहाँ पर, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर डी हो गया, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगी। तो डायरेक्ट आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी इस तरीके से यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो बड़ा ही प्यारा सा एक आर्टिकल था, मुझे लगा कि इस तरीके से आप लोगों को ये आर्टिकल जो है काफ़ी पसंद भी आएगा। तो बताइए कैसा लगा ये आर्टिकल, और ये जरूर बताना कहाँ कहाँ पर कौन कौन घूमने गया, ठीक है। तो बताइएगा, जो भी डाउट हो उसको पूछिएगा, ठीक है। दोस्तों वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है, पर लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर बैन भी लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी अगर अपने देश से आप लोग विजिट करेंगे इटली, तो इटली में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि चैट जीपीटी के ऊपर यहाँ पर इनके द्वारा बैन लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इटली राहुल गांधी जी तो जाते हैं घूमने के लिए, आप भी जा सकते हो उनके साथ में, हैं। आखिर वो क्यों जाते हैं, एक दिन एक बच्चा बोला सर राहुल गांधी इटली को जाते हैं। इटली उनका ननिहाल है, यानी कि इटली से वो बेसिकली उनकी जो मदर है वो बिलोंग करती हैं। नेगेटिव तरीके से पता नहीं क्यों प्रेजेंट किया जाता है, मतलब अगर कोई कहीं पे है किसी चीज़ के साथ में कनेक्टेड, उसको पता नहीं ऐसे क्यों देखते हैं। आप लोग भी कभी ना कभी अपने मामा के यहाँ घूमने जाते होंगे तो वहाँ पर चले जाते हैं। चलिए जो भी है, कई बार चीज़ें रहती हैं पॉलिटिक्स में, जो इंसान चला जाता है ना उसकी इमेज को अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो मोदी जी को पसंद नहीं करते, मोदी जी को ऐसे दिखाते हैं पता नहीं रावण है क्या। राहुल गांधी जी को पसंद नहीं करते, उनको दिखाते हैं पता नहीं कितना खराब इंसान है। ऐसे ही केजरीवाल जी को पसंद नहीं करते, उनकी बात देख लो। तो पॉलिटिक्स बड़ी ही इतनी प्यारी चीज़ थी, पॉलिटिक्स लोगों के फायदे के लिए बात करती थी, पर लेकिन आज के टाइम में पॉलिटिक्स के बारे में देखोगे ना, ऐसा लगता है कि मतलब इससे घटिया चीज़ कोई नहीं है। पर फिर भी आप लोगों को आगे चलकर अगर मौका मिले पॉलिटिशियन बनने का, जरूर बनना, क्योंकि अच्छे लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर, पढ़े लिखे लोगों की, समझदार लोगों की, वही देश को आगे लेकर चलेंगे। इसलिए इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली, एक बेसिकली बंदे से बात हो रही थी, उसने बोला कि आखिर जब पॉलिटिक्स जो है आप लोग देख सकते हैं कि स्कूलों के अंदर भी आज के डेट में जो है आप लोगों को पॉलिटिक्स जो है देखने को मिलती है। जब यहाँ पर ना छात्र संघ के चुनाव होते हैं, इवन पॉलिटिकल साइंस आप लोग एज सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। तो इसकी आप में आपकी क्या राय है, क्या स्कूल के अंदर जो है ये सब चीज़ें जो है अलाउ करनी चाहिए एक तरीके से? तो ये आप लोग ऐसे क्वेश्चन इवन इंटरव्यू में देखे जा सकते हैं आप लोगों से। तो इसलिए कहता हूँ कि चीज़ों को ना इस तरीके से पढ़ा करो, सोचा करो उसके बारे में थोड़ा सा देखकर। आप लोग खुद सोचो, अगर पॉलिटिकल साइंस जो है सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाया जाएगा, और ये इस तरीके की पॉलिटिक्स अगर स्कूलों के अंदर या कॉलेजों के अंदर ही देखने को नहीं मिलेगी, तो क्या आगे चलकर हमारे देश के अंदर में एक अच्छे पॉलिटिशियन आप लोगों को देखने को मिलेंगे? यानी कि घर के अंदर तो माहौल घटिया है, घर के अंदर तो गाली गलौज चल रही है, और घर के अंदर जो है माँ जो है बाप को और बाप जो है माँ को मार पीट रहा है, एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि उस घर में से निकला हुआ बच्चा बाहर समाज में जाकर किसी औरत की या किसी इंसान की इज्जत करेगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। तो इसी तरीके से जब स्कूल में से बच्चे जब निकलेंगे तो वहाँ पर उनका एक चहुमुखी विकास होता है, तो वहाँ पर वो पॉलिटिक्स को देखेंगे, तो तभी तो आगे चलकर देश के अंदर में पॉलिटिक्स को समझेंगे, और जब समझेंगे तो तब उनको लगेगा कि यार ये अच्छी चीज़ है, इसको और अच्छे से इंप्रूव किया जा सकता है, इसके अंदर पार्टिसिपेट किया जा सकता है। तो पॉजिटिव तरीके से फिर लोग इसको लेना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए एक तरीके से कुछ ना कुछ राय आप लोगों की इन चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए जब इस तरह की चीज़ें जो है न्यूज़ में आती हैं, ठीक है। चलिए, ये तो थी बात पॉलिटिशियन की। अभी बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक के अंदर में ये आर्टिकल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है कि इटली के द्वारा अभी बैन कर दिया गया है चैट जीपीटी को। क्यों? रीजन ये है कि ये माना जा रहा है कि पर्सनल डेटा का कलेक्शन किया जा रहा है, और इसी के साथ में कोई यहाँ पर प्रॉपर प्रिवेंशन नहीं है इस चीज़ को लेकर कि कौन जो है इसको एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं कि कोई प्रॉपर नहीं, एक तरीके से रेगुलेटिंग चीज़ नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर आज के दिन में हमारे देश के अंदर भी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए भी यहाँ पर इसको जो है ध्यान से उस तरीके से देखा जा रहा है कि ये सही चीज़ नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी, इवन जो माइनर हैं, वो भी यहाँ पर इनको इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि इस तरीके की चीज़ों के ऊपर बैन लगा जाए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कौन कौन से देश जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जो चैट बोट होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं, और इनकी जरूरत भी क्या है अगर बात की जाए तो। देखिए, हर एक चीज़ ना जब हद से ज़्यादा चीज़ें जो है जब निकलने लगती हैं तो किसी न किसी तरीके से चीज़ों को बर्बाद करने लगती है। आप लोग खुद देखिए, हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग जाओगे तो पार्ट 3 में आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का जो फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, आर्टिकल 21। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ये चीज़ें समझाने की कोशिश की गई कि इंसान जैसे ही पैदा होता है उसकी प्राइवेसी भी उसके साथ में पैदा हो जाती है। वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या किस तरीके से घूम रहा है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकता है, तो उसकी प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 21 में से आप लोगों को पता है KS पुत्तास्वामी केस आया हमारे देश में, और उसने यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया। अब किस ईयर में बनाया है ये आप लोगों को बताना है, आर्टिकल कौन सा है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इस तरीके से आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
तो कोई भी कन्फ्यूजन इसको लेकर अगर माइंड में होगा तो वो आप लोगों को दूर करना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर समझनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रहे। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे देश के अंदर में जो नीति आयोग है उसने इशू की है इसको लेकर गाइडलाइन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि अगर देखें किसको कैसे उसको इस्तेमाल करना है, तो एक तरीके से एक रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ये बातें उसमें बोली गई है। तो नेशनल स्ट्रेटजिक फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ऐसा नहीं कि बस किसी भी तरीके से चिट्टी बना रजनीकांत का रोबोट और उसने क्या किया फिर सबको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक कंट्रोल वे में नहीं करेंगे तो पता चला कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इतनी ज़्यादा इमोशंस भी आ गई कि वो अपने आप ही लोगों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे कि रजनीकांत की मूवी मैंने आप लोगों को बोला था देखने के लिए, तो चीज़ें आप लोग समझ पाओगे। यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रपोज किया गया लेजिस्लेशन यूरोपियन आर्टिफिशियल एक्ट यहाँ पर इसको लेकर, जिससे कि इसको रेगुलेट किया जा सके, क्योंकि दुनिया समझ रहे हैं कि जब यहाँ पर लिमिट नहीं रहेगी तो बेलगाम का घोड़ा रहेंगी और फिर से जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी कोई उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पब्लिश किया गया व्हाइट पेपर कि कैसे 5 प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, सिक्योरिटी, इसी के साथ में सेफ्टी, ये सारी ट्रांसपेरेंसी, ये फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके द्वारा बताई गई ताकि ढंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टैकल किया जा सके। चाइना जो है ऑफिशियली ने ब्लॉक नहीं किया है चैट जीपीटी, बट लेकिन अलाउ करता है यूज़र को एक तरीके से किस पैटर्न में लेकर चलना है, तो खुद की कंट्री के ज़्यादा चीज़ें रखता है। चाइना के अंदर बोलते हैं यूट्यूब भी नहीं है, कोई व्हाट्सएप वगैरह सारे अपने खुद के बना रखे हैं उन्होंने, ठीक है। भाई को मतलब ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, अपने माल मसाला रखना है और इवन दुनिया को भी अपना ही एक तरीके से माल मसाला बेचना है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, आप लोग समझ सकते हैं। कंसर्न क्या है, सबसे बड़ा कंसर्न तो प्राइवेसी है। प्राइवेसी इतना बड़ा इशू है आज की डेट में, आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग इतने सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके घूमते हो मोबाइल के अंदर में, कौन कौन क्या क्या डेटा आप लोगों का इकट्ठा करता है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा था कि एक बच्चे ने बोला कि सर मैंने एसएलवी का ऐप डाउनलोड किया है, कोई प्राइवेसी का इशू तो नहीं आएगा उसके अंदर में यार इतना उसमें डेटा मांगा ही नहीं गया। आप जब उसमें पेमेंट करते हैं उसमें भी देखो स्टेट मांगना जरूरी है। उसमें स्टेट का रीज़न क्या है, एक बच्चा कह रहा है सर स्टेट क्यों पूछ रहे हो, जब जीएसटी फाइल करना होता है यार तो उसमें स्टेट जो है वो पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन से स्टेट से बच्चे ने इनरोल किया है। तो ये पूरा बिल जो है जब सीए के पास में जाता है तो वो जीएसटी फाइल करता है इसमें, तो वो सारी चीज़ें फिर पूछता है कि कौन से स्टेट का बच्चा था ये, तो इसकी वजह से वो आप लोगों का जो है वहाँ पर बेसिकली स्टेट पूछा जाता है, ठीक है। तो मतलब बेसिक चीज़ें वही पूछी जा रही हैं जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, और वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सिक्योर हैं, ठीक है, बहुत ही तगड़ी तरीके से, तो कहीं नहीं जाने वाली हैं, ओके तो आप लोग उसको उस तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें कंसर्न थी स्टार्टिंग में। मैंने भी जब एप्लीकेशन बनवाया मैंने कहा ये किस तरीके से चीज़ें की जाए, क्योंकि प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू है आज के डेट में। डेटा किसी का कहीं से कहीं बेच देते हैं, पता नहीं कहाँ से। आज के डेट में ऐसे कॉल्स आते हैं मेरे पास भी, पता नहीं कहाँ से, ये लोन ले लो भाई साहब और ये कर लो। मैंने कहा हो गया भाई साहब, ठीक है, ज़िंदगी को लोन पे रख दे ले जाके। तो ज़रूरी है कि डेटा का प्रोटेक्शन करना, उल्टे सीधे नंबरों से कॉल आना, ये सारी सबके साथ में हो रही हैं। तो हम लोग को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि कहाँ पर कितना डेटा हम लोग को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। कोशिश करो कि बैंक के साथ में जो आप लोग का नंबर अटैच है वो किसी के साथ में भी शेयर मत करो, वो अपने पास में पर्सनल आप लोग नंबर रखो। बाकी दूसरा नंबर जो है उसको आप लोग अलग तरीके से इस्तेमाल करो, इतना तो कम से कम आप लोग को करना चाहिए, ठीक है। तो बात की जा रही है कि एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो आज के डेट में देखने को मिलता है, पर्सनल और सेंसिटिव डेटा, इसको कैसे कंट्रोल करना है। और कई बार अनएथिकल चीज़ें हो जाती हैं, सामने वाले ने आपका डेटा इकट्ठा किया, वो ले जाकर कहीं भेज दिया। और देखिए कई बार ना ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि इस डेटा को प्रॉपर खरीद फरोख्त की जाती है, यानी कि जैसे मान लीजिए आज के दिन में खुद सोचो एप्लीकेशन के ऊपर में जो डेटा है, कल को चलकर अगर कोई उसको चोरी कर कर बेच दे किसी को ले जाकर कि ये बच्चे हैं जो यूपीएससी के बच्चे हैं, और उस डेटा को सारी यूपीएससी कोचिंग को बेच दे ले जाकर, ठीक है, वहाँ पर मिल गए उसको, मतलब 50-60 लाख रुपए जितने मिले मुझे आइडिया नहीं है इसके, बस पर हाँ इसका पैसा मिलता है अगर डेटा को ले जाकर बेचो। तो इतनी घटिया हरकतें भी लोग करते हैं। सामने वाले ने ट्रस्ट कर कर आपके ऊपर आपको ये डेटा प्रोवाइड कराया और आप होगी इस डेटा को ले जाकर किसी तीसरे नंबर को बेच दिया आप लोगों ने, तो ये कतई घटिया चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो ये इस चीज़ के ऊपर रोक लगाने की बात की जाती है। और खासकर आज के टाइम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने लगे इन चीज़ों को टैकल करने के लिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो हर एक ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है किसी पावर के साथ में आती है। पावर है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सोचो प्राइम मिनिस्टर अगर पावर का इस्तेमाल करने पर आ जाए तो उठाकर जो भी उनको कुछ बोले उसको जरा सी देर में जेल में डाल दे, ठीक है। इसी तरीके से आईएएस बन गए, अपने जिले के मालिक हो गए आप लोग, तो यहाँ पर पावर मिली है तो रेस्पॉन्सिबल इंसान को दी जा रही है वो पावर, ऐसे नहीं कि किसी भी अरे गरे न तो खैरों को पावर वहाँ पर मिल जाएगी। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये बात की जा रही है कि तो जरूरी है रेस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो बिना रेस्पॉन्सिबली अगर बात करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर कर हम लोगों ने कुछ ऐसे रोबोट बना दिए, उनको ले जाकर सीमा पर रख दिया और कल को चलकर वो किसी के साथ में भी यहाँ पर एक तरीके से सरदर्दी क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। ऑटोमेशन और लोवरिंग द जॉब, कई बार लोग कहते हैं कि इनकी वजह से जॉब जा रही है, पर लेकिन ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। जब कंप्यूटर बोला था कंप्यूटर की वजह से जॉब जा रही है, आज की
की डेट में बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं होता और हजारों लाखों कंप्यूटर की दुकान दुनिया में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये तो सोचने वाली बात है कि क्या चीज़ कितना क्या काम कर रही है, ये एक बेसिक फंडा है, ठीक है। तो इसको तो बेसिकली ये है कि आप लोग अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे टाइम के हिसाब से, खुद सोचो कोविड-19 के टाइम पर इतने सारे टीचर्स के कॉल आए मेरे पास में कि सर कैसे पढ़ाना है, हमको बता दो, गाइड कर दो। तो वो पहले ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, पर लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में आना जरूरी है। अगर सारी चीज़ें बंद हो गई हैं तो बहुतों को मैंने बताया कि यार इस तरीके से करो, बहुत से टीचर को गाइड किया। आज के डेट में कुछ तो पढ़ा भी रहे हैं ऑनलाइन, हालांकि कुछ को नहीं जम पाया तो उन्होंने बंद भी कर दिया आगे चलकर। तो हर एक इंसान का अपना अपना रवैया है, पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में आप लोगों को टाइम के साथ बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलोगे तो नोकिया की तरह आउट ऑफ द बॉक्स हो जाओगे। एक टाइम था ना कि कैमरा आया करता था, कोडेक का कैमरा, उसमें से रील निकला करती थी, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें हैं। आज के डेट में क्या है, डिजिटल जमाना है भाई साहब, टच स्क्रीन आया, आज के डेट में एंड्रॉयड आया, तो जिसने उसको इस हिसाब से पैटर्न चेंज नहीं किया वो निकल गया। तो ये चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो समय के हिसाब से कुछ सीखने की अगर बात की जाए ना, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से कभी ना बचो। आप लोगों को लग रहा है कि यार ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है और कोई सिखा रहा है इस चीज़ को 2 रुपये देकर, तो उसको जरूर सीखो। अपनी नॉलेज में इन्वेस्टमेंट जो होता है सबसे बड़ा होता है। अगर लग रहा है गिटार सीखना है आप लोगों को, तो उसको एक तरीके से मत सोचो कि यार नहीं, आपको लगता है तो वो आप लोगों के लिए आगे चलकर बहुत बड़ा एक तरीका हो सकता है आपकी ज़िंदगी को एक बेहतरीन ज़िंदगी बनाने का, ठीक है। स्विमिंग सीखनी है जाकर, तो ये सीखो यार। जैसे आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसी लगती है, किसी गेम में आप लोगों को लग रहा है कि पूरे दिन काम कर रहे हो, कोई गेम में जाकर आप लोगों को अपना पार्टिसिपेशन करना है, तो उसके लिए कोई कोच हायर करना है, तो वो आप लोग कर सकते हैं आसानी से। तो अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो हमेशा, क्योंकि जॉब वगैरह कर रहे हो, पढ़ाई वगैरह करो, सब चीज़ें चलती रहेंगी, पर लेकिन ये चीज़ भी रखो। फिलहाल तो अभी पढ़ाई पर फोकस करो, जैसे ही जॉब लग जाती है जिंदगी में इस काम को जरूर करिएगा, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करते चलो और आगे बढ़ते चलो, फिर देखो जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इससे बात क्या की जा रही है कि टर्म्स क्या है जो न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिलती हैं, इसके बारे में बात करें तो बात की जा रही है इनके बारे में। तो बेल सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल, ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, और क्रिस्पर C9 ये Cas9 जो आप लोगों को पढ़ाया भी था मैंने, ये क्या बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि जो पार्टिकल फिजिक्स है उससे रिलेटेड है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया 1 3, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया 2 3, डी में बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, तो अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन ये भी यूपीएससी के अंदर पूछा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली जब इस्तेमाल करने की बात आती है तो कौन कौन सा चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बात क्या की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि ब्रिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, कि आप लोगों से घर से बाहर निकले, जैसे फ्रिज देखिए आप लोग, फ्रिज का डोर खुलता है तो बल्ब जल जाता है, जैसे ही बंद करते हो तो बल्ब जो है वो बंद हो जाता है, हालांकि यहाँ पर स्विच लगा होता है। पर लेकिन आज की डेट में तो आप लोगों के पास में दुनिया भर की चीज़ें हैं, ठीक है। एलेक्सा है आप लोगों के पास में, लाइट बंद कर दो, लाइट भाई साहब जला दो, तो ये क्या है, ये आप लोग देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज सॉन्ग्स, आज के टाइम बता देते हैं कुछ शब्द लिखकर कि गाना बना दो, सामने आ गया निकल कर। चैट जीपीटी ये तो कर रहा है। डिजीज डायग्नोसिस किया जा रहा है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन किया जा रहा है, गूगल में जाकर बोल दो, आप लोग लिख दो, उसको बोलकर पढ़कर सुना देगा आप लोगों को जरा सी देर में। वायरलेस ट्रांसमिशन जो बात करें, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें क्या सही है, आंसर क्या है यहाँ पर ये बताना है। ए में बोला गया 1 2 3 5, बी में बोला गया 1 3 4, सी में बोला गया 2 4 5 और डी में बोला गया 1 2 3 4। सही आंसर क्या है, A B C F D, ये आप लोगों को बताना है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो बेल एक्सपेरिमेंट है ये पार्टिकल फिजिक्स के साथ में कनेक्टेड है। ये यहाँ पर गलत बात बोली गई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी आप लोग सभी जानते हैं, और ये जीन एडिटिंग के साथ में है ये। और ये क्वेश्चन इतनी बार घुमा फिरा कर पूछ लिया गया है, आप लोग देखो कहीं पर ये स्टेटमेंट थी, कहीं पर ये दूसरी स्टेटमेंट बन गई, कहीं पर ये क्वेश्चन बन गया। तो चीज़ों को गहराई में पढ़ लोगे ना एक बार, तो फिर चीज़ें आप लोग की गलत नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पर आंसर आप लोगों का डी हो गया, सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो टॉपिक को इस तरीके से तैयार करो यार कि आगे भी कोई दिक्कत ना हो और ढंग से चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताइए, डाउट हो तो बताना, दूर किया जाएगा, ओके। दोस्तों ये अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी अगर आप लोगों के बन जाए कल को तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारे देश के अंदर में क्या आप लोगों को पता है कि कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पर ये न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है। अभी क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश में एक संवैधानिक बॉडी है जो कि आर्टिकल 324 के अंदर में उसको ये पावर दी गई है कि देश में किसी पर्टिकुलर पार्टी को दर्जा देना कि स्टेट लेवल की पार्टी है या फिर नेशनल लेवल की पार्टी है, या फिर अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रही है तो उसका ये क्राइटेरिया न होने के बाद में उसको छीन भी लेना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ग्रांट किया जाता है नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी का दर्जा, और उसी के द्वारा यहाँ पर छीना भी जाता है। तो ये पर्टिकुलर अभी क्या हुआ यहाँ पर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर बेसिकली आम आदमी पार्टी का जो नेशनल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया है, और इसी के साथ में उसको यहाँ पर जैसे तृणमूल हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल कांग्रेस पार्टी हो गया, कांग्रेस पार्टी अलग है ये दूसरी है, ठीक है।
इनका क्या कर लिया गया है, इनका विड्रॉ कर लिया गया नेशनल स्टेटस, यानी कि इनके द्वारा जो कंडीशन दे रखी है वो फुलफिल यहाँ पर नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी जो है वो रिसेंटली अभी 4 राज्य के अंदर में, जैसे दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात के अंदर में अपना एक तरीके से खाता खोल पाई, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, उसको नेशनल स्टेटस का दर्जा मिल गया है। अगर बात करें यहाँ पर स्टेट पार्टी के अंदर में, जैसे तृणमूल कांग्रेस हो गई, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात करते हैं, ये अभी रिसेंटली मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी इसका नेशनल पार्टी का स्टेटस जो है वो छिन गया। इसी के साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, और वेस्ट बंगाल के अंदर में और उड़ीसा के अंदर में इसका स्टेटस छिन गया, ठीक है। नेशनल कांग्रेस पार्टी हो गई गोवा के अंदर में और मणिपुर के अंदर में इसका स्टेटस छूट गया, और मेघालय के अंदर में। तो ये पर्टिकुलर अभी इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में देखने को चीज़ें मिल रही थी। तो यानी कि अगर देखें आज की डेट में तो कौन कौन सी नेशनल पार्टी हमारे पास में है, तो आम आदमी पार्टी हो गया, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया और नेशनल पीपल्स पार्टी हो गया। तो ये टोटल पार्टी हैं आज की डेट में, जिनके सिंबल भी हैं उनके सामने, जैसे झाड़ू, हाथी, ये सब चीज़ें भी कई बार मैच करने के लिए पूछी जाती है 1-2 स्टेट के अंदर में। मैं एक क्वेश्चन कहीं से बन जाते हैं, आप लोगों को बस अपने आप को तैयार रखना है, बाकी तो सारी चीज़ चलती रहती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए इसके बारे में। और खासकर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है यार बस यही पॉलिटिकल पार्टी सबसे अच्छी लगती है मुझे, बताइए जरा, हम भी तो जाने आप लोगों का टेस्ट कैसा है। देखिए टेस्ट जो मुझे लगता है कि कभी भी देखा करो ना, पॉलिटिकल पार्टी को वैसे ध्यान में रखकर टेस्ट मत देखा करो, हमेशा ये देखा करो कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो देश के हित में बातें कर रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कभी भी ये मत देखा करो कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, हमेशा ये देखा करो वो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो है वो आप लोगों से कोई नहीं मिलने आ रहा है, ठीक है, आप लोगों के घर आप लोगों से मिलने आएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप लोग सांसद बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको आप लोग विधायक बोलते हैं। तो ये लोग आप लोगों के पास में रहते हैं, सबसे करीबी दोस्त रिश्तेदार ये लोग होते हैं, बाकी तो सब ऊपर की बात हो जाती है। ये आप लोगों के लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उनको देखकर वोट देना है कि हाँ हमारे एरिया में इस इंसान ने काम किया था यार पहले, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे देश में कभी भी प्राइम मिनिस्टर जो हो गया उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, ठीक है, जबकि यूएसए में जो प्रेसिडेंट है उसको डायरेक्ट चुनते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी अपने देश के बारे में, क्यों, क्योंकि हमारे द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि सांसद और विधायक चुने जाते हैं, फिर वो जाकर अपना लीडर चूज करते हैं। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट वे में अपना प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर हम लोग अपने प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादातर फोकस अपने लोकल एरिया में देखना चाहिए कि आपके लोकल एरिया में कौन है, वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसके बेस पर वोट देना चाहिए हमेशा, ताकि चीज़ें जो हैं आप लोग सही तरीके से लेकर चल सको, ठीक है। आई होप कि बातें समझ में आ गई होंगी, बाकी आप लोग ही क्या रहे। अच्छा 2024 में जब इलेक्शन होंगे उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन बनना चाहिए आप लोगों के हिसाब से हैं? मोदी जी सही काम कर रहे हैं, या फिर राहुल गांधी जी का पत्ता ना कटा तो क्या ऑप्शन है, अरविंद केजरीवाल साहब क्या ऑप्शन है यहाँ पर, या फिर कोई और इंसान आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये इंसान ये काम कर सकता है सही तरीके से, बताइए जरा, देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। या फिर और भी है कोई, जयशंकर साहब को बना दिया, अमित शाह जी को बना दिया, योगी जी को बना दिया मतलब जो भी आप लोगों के दिमाग में है, जो एक लगता है ना कि यार ये इंसान जो है प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, कई बार दिमाग में आता है ना, तो देखता हूँ कौन मतलब सही है, सही गलत तो नहीं बोल सकते, पर यह है कि कौन यहाँ पर इसको किस तरीके से देख रहा है, ये जानना चाह रहा हूँ बस, ठीक है। मित्रों कैसे हो मित्रों, तो मोदी जी का मित्रों तो आप लोगों ने सुना ही होगा, उसी मित्रों से एक स्कीम निकल कर आई है जिसका नाम है मित्रा। तो क्या होता है मित्र, वो दोस्त जो कि दिक्कत में काम आए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोगों के लिए हो सकती है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। एक स्कीम भी आप लोगों की कवर हो जाएगी, और स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी एग्जाम के लिए। तो बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये म्यूनामेंट मित्रा स्कीम। म्यूनामेंट क्या होते हैं, जैसे देश के अंदर में जो भी अलग अलग तरीके से हमारे देश में से कि नहीं लाल किला हो गया, ताजमहल हो गए, तो हमारी जो धरोहर है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो ये एक स्कीम है। तो ये स्कीम में आखिर मित्र कौन बन रहा है, ये मित्रों कौन है यहाँ पर, यानी कि मित्रा कौन है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोगों से इस स्कीम के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। कोई तो होगा ना जो मित्र बनने के लिए आगे आया होगा, कंधा देने के लिए, सहारा देने के लिए। जी हाँ, ये आई हैं बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जिनको यहाँ पर मित्रा बनने का मौका मिल रहा है। कैसे मौका मिल रहा है वो हम लोग समझेंगे अभी ढंग से। जीएस पेपर 2 जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसके अंदर में जो स्कीम वाला सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में सारी जो हमारी जो साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके रख रखाव करने की, जो भी स्मारक हैं।
अब सारा काम जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो संभाल देंगे, तो यहाँ पर संभालेगा तो बहुत सारा पैसा लगेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर प्राइवेट वालों को इनवाइट किया गया है कि आप लोग आओ और इनको संभालो। आप लोग बोलोगे प्राइवेट वाले क्यों आएंगे, क्यों अपना पैसा बर्बाद करेंगे? तो उसके पीछे रीज़न है, वो है CSR। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि कोई भी अगर कॉरपोरेट जो है वो अपना पैसा कमा रहा है देश के अंदर में, तो उसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है अपने समाज के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ ना, अगर ज़िंदगी में आप लोग कुछ भी कमाओ उसका 5 या फिर 10% जो है वो किसी की हेल्प में लगा देना, तो वो क्या होगा? वो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक इंडियन सिटीजन होने के नाते, कि आप लोग इस देश में कुछ कंट्रीब्यूट करो। आप लोग बोलोगे सर जॉब कर कर तो हम कर ही रहे हैं, टैक्स देकर भी हम लोग कर रहे हैं, वो तो देखिए कंपलसरी है ठीक है, जॉब करनी पड़ेगी घर चलाने के लिए, टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट, वरना फिर आप लोगों को पता है क्या करेगी। पर ये क्या है? ये वॉलेंट्री है, इसमें कोई फोर्स नहीं कर रहा आप लोगों की आप लोग कुछ ऐसा करना है, ये आप लोग के अंदर से निकल कर आ रहा है कि हाँ यार कुछ ऐसा करते हैं। तो वो वाली जो चीज़ होती है वो माइंड को सेटिस्फेक्शन देती है, वो दिल को तृप्ति और शांति देती है, और उससे इंसान का और काम करने का मन करता है। तो ये होता है CSIR, ठीक है, एक तरीके से आप लोग बोले। पर लेकिन यहाँ पर CSIR वो नहीं है, यहाँ पर CSIR फोर्स है, इनको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। मेरा समझाने का बेसिक पर्पज ये था कि अगर आप लोगों का मन करे किसी की हेल्प करने का तो आप लोग करो, पर लेकिन CSIR तो देना पड़ेगा इनको अपना। तो 1000 आर्कियोलॉजिकल जो मोन्यूमेंट है देश के अंदर में, उनको पार्टनर मिल रहा है कोई प्राइवेट कंपनी, जो कि यहाँ पर इनका देख रेख करेगी, इनका रख रखाव करेगी। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। सबसे पहला, ये जो मोन्यूमेंट मित्रा स्कीम है यहाँ पर, ये आप लोग याद रखिए, हमारी कंट्री में पर्टिकुलर अडप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट, इसके तहत यहाँ पर पर्टिकुलर इनको अडेप्ट किया जा रहा है। यानी कि हम लोगों को कोई ना कोई हेरिटेज जो एक प्रोजेक्ट है, साइट्स है, उसको अडेप्ट करना है, और ये सारा का सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में हो रहा है। इसके मिनिस्टर कौन है वो आप लोग बताइए। स्कीम कैसी है? ये स्कीम है सेंट्रली प्रोटेक्ट हेरिटेज के बारे में, यानी कि जो प्रोटेक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उनकी प्रोटेक्शन को बेसिकली यहाँ पर देखेंगे ये कंपनीज। तो यहाँ पर क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। अगर कोई आप लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर घूमने जाते हैं तो आप लोग क्या देखेंगे? वहाँ पर साफ सफाई है, पानी की फैसिलिटी है, वॉशरूम वगैरह है, यहाँ पर खाने पीने का जुगाड़ है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है यहाँ पर, ताकि टूरिज्म के तौर पर और ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आएँ। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका रोल रहने वाला है। तो ये एक तरीके का एक यहाँ पर सिस्टम पब्लिक और प्राइवेट हो गया। गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, अब ये भी करेंगे। तो जो मित्रा है वो कौन है? ये मित्रा है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर मोन्यूमेंट का रख रखाव का काम करेंगे। समझ में आ गया? तो ये माइंड में आप लोग क्लियर रखिएगा। तो इसके बारे में आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे देश के अंदर में जो स्कीम है इसका बेसिक पर्पज ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोन्यूमेंट को एक सही तरीके से अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें, और टारगेट भी है 15 अगस्त 2023 तक का। अब बात करते हैं हेरिटेज के बारे में। तो अगर हेरिटेज शब्द के बारे में बात करिए तो क्या होता है? कोई बिल्डिंग्स होती हैं क्या बस कि हाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनको यार हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी हेरिटेज हो गई। तो ऐसे अगर देखा जाए तो क्या ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, थोड़ा सा आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा। हेरिटेज जो है वो हमारी विरासत है जो हमारे पास में है। हमारी इमारतें हो गई, यानी कि बिल्डिंग्स हो गई, हमारे आर्टफैक्ट्स हो गए, कलाकृतियाँ जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, बहुत सारी स्ट्रक्चर रचनाएं जो भी हैं हमारे पास में, जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं हमारे पास में, जो सांस्कृतिक जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है, प्राकृतिक के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, सुंदरता बढ़ाती है देश की हिस्ट्री के साथ में कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है वो देखकर उनको पसंद किया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा हिस्टोरिक यानी कि एक तरीके से इनकी एक जो हिस्टोरिक इंटीग्रिटी क्या है यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये सारी चीज़ें जब एक साथ में मिलती है, सिग्निफिकेंस मतलब क्या एक तरीके से क्या वो चीज़ें बता रही हैं यहाँ पर, एक तरीके से क्या वो चीज़ें दिखा रही हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्टोरी टेलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्या वो भारत का इतिहास बता रही हैं, ठीक है। एक तरीके से डाइवर्सिटी को दिखा रही हैं, एक तरीके से इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो सिग्निफिकेंस है, उसको मित्रा स्कीम के अंदर डाला जाए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हेरिटेज मैनेजमेंट के बारे में तो यहाँ पर एक तरीके से सबसे बड़ी दिक्कत होती है डेटा का ना होना, पर लेकिन जब यहाँ पर चीज़ों को ये लेकर चलेंगे तो एक अच्छा डेटा देखने को मिलेगा। जो एनक्रोचमेंट हो रहा है उस एनक्रोचमेंट को हम लोग रोक पाएंगे, और ह्यूमन रिसोर्सेज की जो कमी है उसको भी पूरा कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है आज की डेट में, और ये प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकालने के लिए मित्रा स्कीम जो है वो अच्छा रोल प्ले करेगा, ठीक है।
गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है? नेशनल मिशन ऑन म्यूनामेंट्स एंड एंटी, जो यहाँ पर एंटीक्स जो है उनके बारे में बात की जाती है, NMMA, उन्हें कहते हैं एंटीक पीस है भाई साहब ये इंसान, वो वाली बात सुनी होगी। 2007 में यहाँ पर ये लेकर आया गया था। प्रोजेक्ट म्यूजियम भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट मौसम, सॉरी म्यूजियम नहीं मौसम ठीक है, तो प्रोजेक्ट मौसम भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम लोगों को देश को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, देश की जो एक कल्चर है, जो धरोहर है, तो उसके चलते यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर आंसर राइटिंग में भी, यकीन नहीं मानोगे आप लोग। ये देखो बात की जा रही है सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ मूवमेंट, यानी कि जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां से ईंटें उठाकर लोग ले गए हैं और वो गायब हो चुकी हैं आज के डेट में। ईंटें तक उठाकर ले गए हैं भाई साहब लोग, तो आप लोग समझ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आना लाजमी है। 2 साल बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछ लें यहाँ पर, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से हो जाता है। बात की जा रही है कि भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारक और उनकी कला की कल्पना और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इस पर चर्चा करें। Indian philosophy and tradition play a significant role in conceiving and shaping the monuments and the art, जो दे आर आर्ट्स इन इंडिया। तो ये आप लोगों को बताना है, इसके ऊपर डिस्कशन आप लोग करना है। यानी कि 2 साल में 2 क्वेश्चन पूछ ले गए, 2 साल के गैप में यूपीएससी ने, वो भी आंसर राइटिंग के सेम टॉपिक से। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा कोई टॉपिक जो कि कल्चर से रिलेटेड यहाँ पर रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के प्रीलिम्स में भी बन सकता है, प्यारा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो। म्यूनामेंट मित्रा स्कीम के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो स्कीम है यहाँ पर, ये जो टर्म है ये कोइन की गई है अंडर एडप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट। दूसरा ये कि एक तरीके से कहीं ना कहीं ऑल सेंट्रली प्रोटेक्ट जो हेरिटेज हैं, जो उसके तहत यहाँ पर प्रॉपर्टी सारी आती हैं। और एम है कि क्वालिटी और इंक्लूसिव प्रोविजन ऑफ जो भी एमिनिटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं अक्रॉस द हेरिटेज नेचुरल और जो टूरिस्ट साइट, तो उसके तहत आप लोग इनको देख सकते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, उनकी क्वालिटी मेंटेन रखने की बात की जाती है इस स्कीम के तहत में। यहाँ पर एक स्टेटमेंट अगर बोले तो CSIR के बारे में भी डाली जा सकती थी, प्राइवेट एंटिटी के बारे में डाली जा सकती थी। तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, टॉपिक याद होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो A B C F D सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? तो क्या है सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पर डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से यूपीएससी धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप लोगों को स्कीम कम से कम ढंग से तैयार करके जानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया आप लोग के, 2 क्वेश्चन ये भी हो गए। अब माइंड में कोई डाउट हो तो बताना, डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो इंपॉर्टेंट है ये खासकर सोसाइटी समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। द हिंदू में काफ़ी तसल्ली में ये आर्टिकल कवर किया गया। अभी मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। बात की जा रही है कि आज की डेट में यहाँ पर जो कोचिंग्स हैं, सोसाइटी के अंदर में जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर सेक्चुअल हरासमेंट के केसेस देखने को मिल रहे हैं लड़कियों को। तो उससे रिलेटेड ये केस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, आंसर देना, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगर पूछा जाए समाज में आज के डेट में कि कोई लड़की जो है उसके लिए सबसे सिक्योर जॉब कौन सी है, नॉर्मली अगर आप लोगों को फोकस देकर पूछते हैं ना कि यार लड़की टीचिंग करती है, यार वाओ टीचिंग करती है, सबसे बढ़िया जॉब लड़की के लिए टीचिंग की है, ऐसा देखने को मिलता है। पर लेकिन अगर उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर में जहाँ पर वो टीचिंग कर रही है, जहाँ पर वो पढ़ा रही है, या फिर जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही है, या फिर जहाँ पर लड़की पढ़ भी रही है, अगर वो वहाँ पर भी सिक्योर नहीं है तो फिर कहाँ पर सिक्योर रखोगे लड़कियों को? तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये आर्टिकल है। और ये आर्टिकल भी आया है किसी रीजन की वजह से। क्यों? क्योंकि NCW एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि चीज़ों को ध्यान में रखो। स्टेट को, जो स्टेट है यानी कि राज्य हैं, उनसे बोला है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो भी होता है वर्क प्लेस पर, खासकर कोचिंग सेंटर्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उनके आप लोगों को ध्यान देना है। क्यों बोल रहा है NCW? क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिलाओं के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये कमीशन बनाया गया है। तो ये ड्यूटी है इस कमीशन की कि इस तरीके की चीज़ों को देखो कि क्या हो रहा है। आप लोग खुद बताओ, जैसे कि कोई लड़की कहीं पर जॉब कर रही है, आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है वहाँ पर जहाँ पर आप लोग काम करते हैं, या फिर कई सारी लड़कियाँ लाइब्रेरी में पढ़ती हैं बैठकर जाकर, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस किया है। कहीं रास्ते में आते जाते आप लोगों ने कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस की होगी, कि भी ऑटो में बैठे हुए हैं, वहाँ पर कोई ना कोई टच करने की कोशिश करता है, छेड़ने की कोशिश करते हैं, मेट्रो में अगर कोई जा रहा है, बस में कोई जा रहा है, कहाँ नहीं प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, आप लोग खुद देखो यहाँ पर। तो ये जरूरी है कि इसके लिए कमीशन बनाना पड़ गया अलग से। ये ऐसी चीजें भी ना देश के अंदर जब देखते हैं कि कैसा कमीशन बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, वरना क्या जरूरत है डंडा लेकर बैठने की एक पर्टिकुलर जगह पर, अगर वहां पर सारी चीजें सही हो। आप लोग खुद बताइए। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, उस पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं जिस पृथ्वी पर इंसानों की रहने लायक जगह है ओनली। अब तक दूसरी जगह हम लोग खोज नहीं पाए ढंग से,
उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे उस पर ऐसी स्थिति है कि हम लोग पैदा हुए वहां पर, हम पैदा ही नहीं होते, उसको इतना खराब कर दिया हम लोगों ने। तो ऐसे ही यहां पर ये बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंडियन सोसाइटी और वुमेन रिलेटेड इशू के साथ में अगर कोई बोले तो याद रखिएगा, एक काफी इंपॉर्टेंट हमारे देश में पर्टिकुलर एक आप लोग बोल सकते हैं कानून आया, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। यानी कि कोई जहां भी कोई महिला है, अगर उसको कोई एक तरीके से कोई उत्पीड़न हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है किसी भी तरीके से, तो उसकी रोकथाम की बात की गई। तो प्रिवेंट करना है, यानी कि रोकना है होना, और अगर हो भी जाता है तो कैसे उसको रिड्रेसल करना है, कैसे उसका निवारण करना है। 2013 में ये कानून आया निकलकर, जिसके बेस पर मैं आप लोगों से कई सारी बातें करूंगा। कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं, ये 2013 में कानून ही क्यों आया, अगर इसके बारे में बात करें। आप लोगों को पता है हमारे देश में एक काफी सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। निर्भया केस आ रहा है दिल्ली के अंदर में 2012 का, वो एक इतना भयानक केस था जिसने लोगों को अंदर से दहला के रख दिया। तो उसके चलते यहां पर एक जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, उसने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर यहां पर बात की थी, और उसने ये भी बात किया था कि इसके लिए प्रॉपर एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए ताकि फटाफट केस का निपटारा किया जा सके। अगर कोई कंपनी है उसके अंदर में प्रोसीजर होना चाहिए इन चीज़ों को चेक करने के लिए, और कोई भी स्कोप ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां पर कोई एक तरीके से रियायत मिले यहाँ पर। क्योंकि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, जो इंटरनेशनल लेवल के गोल है, वहां पर भी वुमेन के खिलाफ, अगर महिला के खिलाफ, किसी बच्चे के खिलाफ कोई गलत काम हो रहा है तो उसको रोकने की बात की जाती है ह्यूमन राइट के तहत, यानी कि इंसानों की तरीके से कम ट्रीट कर लो यार। ये बातें वहां पर बोली जाती है। बहुत सारी एनजीओ है जो इसके ऊपर काम करती हुई नजर आती हैं, और इवन ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, इसी के साथ में सुधार गृह के बारे में बात करें, नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में बात करें, महिला पुलिस वॉलेंटियर बना दिए, महिला जो यहाँ पर शक्ति केंद्र बना दिए, निर्भया फंड बना दिया। ये सारी चीजें कहां से निकल कर आ रही है? क्योंकि महिलाओं को ढंग से हमारी सोसाइटी में रखा ही नहीं जा रहा है, एक तरीके से बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। इवन फंडामेंटल राइट के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो सेफ गार्ड की बात की जाती है। तो बहुत सारे मुद्दे मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिसके बारे में आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर कंसर्न क्या है, आखिर क्यों इनके द्वारा ये बातें बोली गई है कि कोचिंग सेंटर्स जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आ रही है, और हमारे देश में नहीं, ये दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। 31,000 कंप्लेन आई क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन है, एक तरीके से यहाँ पर रिसीव की गई नेशनल कमीशन, और जो वुमेन है इसने कब 2022 में 31,000, ठीक है। तो हाईएस्ट है 2014 से अगर आप लोग बात करते हैं तो हरकतें देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो हरकतें यहाँ पर रिसीव की गई 54%, ये है उत्तर प्रदेश से। रीजन क्या है? सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश के अंदर में दिल्ली, जो कि कैपिटल है, दूसरे नंबर पर है भाई साहब। महाराष्ट्र जो कि बहुत ही शानदार माना जाता है, तीसरे नंबर पर है। बिहार चौथे नंबर पर, हरियाणा पांचवें नंबर पर। और हरियाणा के बारे में तो मैंने आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा आप लोगों को हरियाणा में एक चीज देखने को मिलती है, वो क्या है? वो है हरियाणा के अंदर में आप लोगों को पता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर आज के डेट में किसी के अंदर में है तो मैंने आप लोगों को बताया था वो कहां पर है, वो है हरियाणा के अंदर में। तो ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें यहां पर ये, जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये केसेस हैं, इसकी वजह से यहां पर ये कंसर्न निकल कर आ रहा है, और इसी के ऊपर फोकस देने की बात इनके द्वारा की गई है। इसकी नींव अगर थोड़ी सी जाकर खोदोगे आप लोग तो आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो अंदर से इंसान को झकझोर देने वाली होती है। जैसे विशाखा दत्त केस आया था यहाँ पर निकलकर, और उसकी गाइडलाइन आई थी 1997 में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था, जिसमें विशाखा गाइडलाइन रखी गई उस पर्टिकुलर केस के नाम पर। और उसी से फिर आगे जो ये केस जो ये एक्ट निकल कर आया ना, नाम देखो आप लोग यहाँ पर, ये केस था 1997 का ये केस था। और फिर यहां पर जो पर्टिकुलर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस, जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन और रिड्रेसल, 2013 में जाकर हम लोगों ने यहां पर कानून बनाया। यानी कि ये जो गाइडलाइन है इनका इस्तेमाल जो है 2013 में किया गया। यानी कि ये केस हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तैयार कर दी है, फिर भी हम लोगों को पर्टिकुलर कानून बनाने में 16 साल लग गए। तो फिर क्यों दिक्कत नहीं होगी समाज के अंदर में, आप लोग खुद बताइए। मतलब 16 साल कानून बनाने में लग गए। आप लोग सोच सकते हैं, इंपोर्टेंस ही नहीं दी गई इस मुद्दे को। तो ये पर्टिकुलर केस फाइल किया गया था वुमेन राइट ग्रुप के द्वारा, ऑन विच जो विशाखा से रिलेटेड यहां पर ये केस यहां पर निकल कर आया था। तो इसमें गाइडलाइन दी भी गई थी कई सारी कि वर्क प्लेस पर कैसे यहां पर कुछ ना कुछ कमेटी आप लोगों को बनानी पड़ेगी, कंप्लेन कैसे हो रही है उसको टाइम बाउंड मैनर में आप लोगों को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिटी भी यहां पर हाइड की जाएगी वुमेन के द्वारा, जो कि इस पर्टिकुलर मुद्दे को देखेगी, मेंटेन करेंगे यहां पर कॉन्फिडेंशियली, जो कि यहां पर विक्टिम है उसकी, यानी कि सबके सामने बातें निकाल दी गई उसके साथ में कुछ दुर्घटना घटी है, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए यहां पर वर्क प्लेस पर वुमेन के खिलाफ, ये सारी बातें बोली गई थी।
16 साल बाद हम लोगों ने उसके ऊपर कानून बनाया। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है इन सब मुद्दों के ऊपर डिस्कस करना। और वुमेन इंपावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है, चाहे निबंध में बात कर लो, चाहे आंसर राइटिंग में बात कर लो, चाहे इंटरव्यू में बात कर लो, पूछा ही पूछा जाता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गई यहाँ पर, जो एक तरीके से बनवारी देवी से रिलेटेड जो सोशल वर्कर थी राजस्थान में, राजस्थान से बहुत केसेस निकल कर आते थे, ठीक है। 1992 में यहाँ पर एक तरीके से बात की गई कि सी हैज प्रिवेंटेड द मैरिज ऑफ 1 ईयर ओल्ड गर्ल। यहाँ पर ये देखो छोटे छोटे बच्चों की शादी की जाती है, ठीक है। और एक तरीके से कई सारे गैंग रेप आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आते हैं यार, जो ना सोचने के लिए मजबूर करते हैं और अंदर से झकझोर देते हैं कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है बच्चों के साथ में, ठीक है। वैसे तो हम लोग आज के डेट में नहीं, एक तरीके से आप लोग खुद देखिए, हम लोग जो औरतों को पूछते हैं देवी माँ, दुर्गा माँ के तौर पर, और दूसरी साइड में उसी औरत को हम लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से ये चीजें समझने वाली है कि माइंडसेट कैसा है सोसाइटी का इस चीज को देखकर। तो ये माइंडसेट हमारा अंडरस्टैंड करने वाला है। बेसिकली हम लोग को ये माइंडसेट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक माइंडसेट समझ में नहीं आएगा तो तब तक हम लोग चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो ये इससे एक तरीके से आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी कि क्यों यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इतना ज्यादा सख्त हो गया है। ये जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर नाम बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नाम याद रखेगा। ये है बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बताया ना यहाँ पर, ये बनवारी देवी। ये इनका नाम क्यों याद रखना है आप लोगों को, इनका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बेसिकली यहाँ पर एक बच्चे की नहीं, एक तरीके से छोटी बच्ची की शादी होने वाली थी, उसकी शादी होने से रोका था इसने, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, इसके बदले इनको गैंग रेप का शिकार होना पड़ा था। समझ रहे आप लोग यहाँ पर। तो ये सोचने वाली बात है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर यहाँ पर आज के डेट में आप लोग देखते हैं कि हमारे देश में ये पर्टिकुलर कानून है, इस कानून के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। बहुत सारी ऐसी यहाँ पर बेसिकली एक नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया कि क्रिएट करना है, इंप्लीमेंट करना है एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूट करना है इंटरनल कमेटी जो कि इन सब चीज़ों को देखेगी और वुमेन ही हेड करेगी इसको। एम्प्लॉय को अवेयर करा जाएगा इसके बारे में, इसी के साथ में पोस्टर या फिर नोटिस लगाए जाएंगे कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, और स्टैट्यूटरी एनुअल रिपोर्ट फाइल की जाएगी यहाँ पर, इसी के बेसिस पर कि क्या यहाँ पर सारी चीज़ें सही चल रही हैं, तो इसको चेक भी किया जाएगा। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली कि इस लेवल पर काम करने की जरूरत यहाँ पर पड़ने लगी, वरना सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, ठीक है। बात करें अगर यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी आप लोग यहाँ पर कवर होने वाली है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो एक पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बनाया गया, जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट बोलते हैं 1990 का। ये स्टैब्लिश किया गया जनवरी 1992 में। फर्स्ट जो कमीशन था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया 31 जनवरी 1992 में, और जयंती पटनायक इसकी चेयरपर्सन बनाई गई। आज की डेट में चेयरपर्सन कौन है ये आप लोगों को बताना है। कंपोजिशन जो होता है, एक चेयरपर्सन होता है इसके अंदर में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, मेंबर सेक्रेटरी, और इसी के साथ में 5 अदर मेंबर इसमें देखने को मिलते हैं। काम क्या करता है ये रिव्यू करता है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड के हैं महिलाओं के लिए कि उनको कोई दिक्कत ना देखने को मिले। रिकमेंड करता है रेमेडीज जो भी यहां पर है लेजिस्लेटिव मेजर से रिलेटेड, फैसिलिटेट करता है रिड्रेसल और ग्रेवेंस, और एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑल द पॉलिसीज मैटर अफेक्टिंग टू द वुमेन। तो ये इसके बेसिक चीजें यहां पर देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर कोई भी महिलाओं के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है यहां पर, तो उसको ऐसा लगता है कि यहां पर कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है कि इस महिला के खिलाफ यहां पर गलत हो रहा है, तो ये पॉलिसीज आप लोग लेकर आ सकते हो, इनका सॉल्यूशन आप लोग यहां पर निकाल सकते हो। यानी कि गवर्नमेंट अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बना रही है, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा। और ऐसी बहुत सारी यहां पर बेसिकली चीजें चलाई गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या है, जब एक महिला पढ़ेगी, एक औरत पढ़ेगी, एक लड़की पढ़ेगी, तभी तो जाकर चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर पढ़ी नहीं रही है तो उसको अपने अधिकार का नहीं पता है, सरकार ने क्या क्या स्कीम चला रखी है उनको बचाने के लिए उसका नहीं पता है। वन स्टॉप सेंटर बना दिया, कुछ भी दिक्कत हो यहां पर आओ, सारा सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में उज्ज्वला करके यहां पर ये स्कीम आ गई, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है। अगर कोई यहां पर ट्रैफिकिंग हो रहा है, रेस्क्यू करना है, महिलाओं को बचाना है किसी भी तरीके से, इसका एक तरीके सेक्सुअल असोल्ट हो रहा है, कोई सुधार गृह रखा गया, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए नारी पुरस्कार, महिला पुलिस वॉलेंटियर, ये सारी चीजें मैंने बताई। ये निर्भया के नाम से तो फंड भी बना दिया इसके लिए यहां पर कि महिलाओं से रिलेटेड आप लोगों को थाने बनाने हैं, वहां पर महिला ही होनी चाहिए सारी। तो ऐसे ऐसे भी यहां पर सिस्टम जो है निकाल कर लेकर आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यह है सी बॉक्स। सी बॉक्स के नाम से आप लोग याद रखिएगा। ये सी बॉक्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स।
यानी किसी लड़की के साथ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है और वो अपनी इज्जत बेइज्जती के चलते किसी के सामने नहीं आ रही है, तो वो यहां पर जाकर अपनी बातें लिख सकती है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में। तो इसको सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स बोला गया, जहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस किया जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ किस स्टेटस की महिला है, कहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्राइवेट में है, पब्लिक में है, कहीं पर भी है, उसको पब्लिकली नहीं आना है, अपना एक पर्टिकुलर यहां पर चीज लिखनी है। तो सेक्सुअल हरासमेंट उसने फेस किया, इस पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेन कर सकती है। तो ये तो सब लड़कियों के लिए एक अवेयरनेस का पॉइंट है, इसको तो सारी लड़कियां लिख लेना, ठीक है, अपने पास में रखना। कभी भी कोई दिक्कत हो तो यहां पर इस तरीके जो सरकार के द्वारा चीजें चलाई गई हैं इनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सरकार के कम इनिशिएटिव नहीं है, बस अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। इसलिए कहता हूं कि लेक्चर को बस एजुकेशन पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखा करो, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा करो, ताकि इसका फायदा उठा सको, ये चीजें दूसरों तक भी पहुंचा सको। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ओके। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ने खुद यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया था 2014 में, जब यहां पर ये सारी चीजें चल रही थी। बोला गया कि यहां पर हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के जो बढ़ते हुए मामलों को देख रहे हैं आप लोग सभी, इसके खिलाफ मौजूदा कानून प्रावधान के बावजूद भी ऐसी घटनाओं में संख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो इस खतरे से निपटने के लिए कुछ जो यहां पर हम लोग को क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में यहां पर बात की गई। तो ये सारे जो उपाय यहां पर मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये सारे उपाय यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। पर इन सब उपायों में जो सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है वो है अवेयरनेस फैलाना, यानी कि इस चीज के बारे में लोगों को समझाना कि ऐसी ऐसी चीजें गवर्नमेंट के पास में है, इनका इस्तेमाल करो, आप लोगों का अधिकार है। संविधान के अंदर भी महिलाओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि संविधान के अंदर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी बना रखी है इस पर्टिकुलर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, ताकि चीजों को सुधारा जा सके। फंडामेंटल राइट है यहाँ पर महिलाओं के लिए, इक्वलिटी प्रोवाइड करानी है उनको। तो आप लोगों को पता है आर्टिकल 14 संविधान का इक्वलिटी के बारे में बातें करता है, ठीक है। तो इस कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर के बेस पर। आर्टिकल 15 इसके ऊपर तो मूवी बनी है आयुष्मान खुराना की, देखना आप लोग अंदर से एक तरीके से कैसा लगेगा आप लोगों, यहाँ क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। एक फंडामेंटल ड्यूटी रख दी गई यहाँ पर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए। फंडामेंटल ड्यूटी में क्या रखा गया आप लोगों को याद होगा, फंडामेंटल ड्यूटी कहां पर है संविधान के अंदर में 51A के अंदर में आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलेगी। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ओरिजिनली कितनी थी और आज के डेट में कितनी है ये बताना आप लोग। फंडामेंटल ड्यूटी में बोला गया है कि इंश्योर करना है कोई भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस जो डिग्निटी हैम्पर करे वुमेन की, उसको रोकना है। आर्टिकल 51वें आर्टिकल के अंदर ये बातें हैं। फंडामेंटल ड्यूटी है भाई साहब ये, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। और बाकी जो ट्रिब्यूनल वगैरह वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई दी। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे पर्सनली, और आप लोगों को भी इसको दूसरों तक भी पहुंचाना है, ठीक है। क्वेश्चन है, इससे चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, अटेम्प्ट करो इसको। सी बॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ध्यान रखिएगा, ये पढ़ लिया करो पहले, वरना फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बोलोगे ये क्या हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसके अंडर में आता है, एम है प्रोवाइड कराने के लिए सिंगल विंडो एक्सेस टू द एवरी वुमेन, फैसिलिटेट रजिस्टर्ड कंप्लेन कर सके सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वहां पर इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या होगी, वो है ए में ओनली 1, बी में ओनली 2, सी में बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो आंसर क्या है, आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि ओनली 1, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट, ये यहां पर सेक्सुअल जो हरासमेंट है इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स जो सी यहां पर रखा गया है, तो ये किसका है, आप लोग होम मिनिस्ट्री का नहीं है, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। लगेगा तो हाँ यार होम मिनिस्ट्री कर रही होगी कुछ ऐसा काम, पर लेकिन कुछ और ही नजर आता है फिर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैब्लिश की गई थी 1992 में, और फर्स्ट कमीशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 31 जनवरी 1992। ये जयंती पटनायक चेयरपर्सन इसकी बनी थी। आंसर बताना है करेक्ट क्या है। 1 ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो ए बी सी एफ डी में आप लोगों को सही आंसर बताना है। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर यहां पर बी, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है पार्लियामेंट में कानून पास कर बनाई जाती है, इसको वैधानिक बॉडी भी आप लोग बोल सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव कौन सी होती है, जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कानून पास नहीं करती है, बस बोल देती है ऐसा कुछ होगा वो होगा, हमने बोल दिया तो होगा, ठीक है, यानी कि हमने कह दिया तो सत्य है भाई साहब, यही होगा, अब वो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों में क्या तीनों में पता होना चाहिए। संवैधानिक बॉडी कौन सी होती है, जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है वो संवैधानिक बॉडी होती है। कोई आर्टिकल है उसके बारे में, फाइनेंस कमीशन हो गया संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, कैग हो गया संवैधानिक बॉडी है, यूपीएससी हो गया संवैधानिक बॉडी है, क्योंकि उनसे रिलेटेड आर्टिकल है। पंचायती राज सिस्टम संवैधानिक बॉडी है, म्युनिसिपैलिटी संवैधानिक बॉडी है, इसके बारे में आर्टिकल है बकायदा हमारे संविधान में। और वो आर्टिकल चाहे ओरिजिनली हो चाहे बाद में ऐड किए गए हो, पर आर्टिकल होने चाहिए, तो वो संवैधानिक बॉडी हो जाती है, ठीक है।
तो एग्जीक्यूटिव कौन सी है, सरकार बनाती है। स्टैट्यूटरी कौन सी है, जो कानून पास करके बनाई जाती है पार्लियामेंट में, जिसमें डिस्कशन डिबेट होता है। और एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, जो कि संविधान में जिसके बारे में लिखा गया है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। क्वेश्चन भी हो गया आप लोगों के सामने। तो यहां पर सारा डेटा मैंने बता दिया, न्यूज क्यों थी ये मैंने बता दिया, इससे रिलेटेड क्या कंसर्न है हमारे देश के अंदर में वो बता दिया, विशाखा गाइडलाइन क्या है उसके बारे में समझा दिया, और बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी, एक कमीशन के बारे में कवर कर दिया, गवर्नमेंट की स्कीम आप लोगों को बता दी, सी बॉक्स इनिशिएटिव खुद भी पता रखना है, दूसरों तक भी बातें पहुंचानी है। 2 क्वेश्चन भी आप लोगों की प्रैक्टिस हो गए और आंसर राइटिंग भी हो गया। इसको कहते हैं सही से इस टॉपिक को तैयार करना, ओनली नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटी में भी आप लोगों को इसकी अवेयरनेस फैलानी है कि नहीं, करोगे कि या फिर नहीं, बताइए आप लोग। ये चीजें आप लोगों को पता है तभी दूसरों तक पहुंचेगी। ओके, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। ये जो न्यूज़ है ये पीआईबी के द्वारा कवर की गई, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स आप लोगों के लिए है। तो बात की जा रही है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच के बारे में। तो कहाँ पर अभी देखने को मिली, अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में देखने को मिली। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग के अंदर भी, और ये यूपीएससी भी डायरेक्ट कई बार पूछती है यहाँ पर एक्सरसाइज के बारे में, तो पता होना चाहिए। तो बात करते हैं। सबसे पहले तो ये आप लोगों को अंडमान निकोबार वाले एरिया में देखने को मिली रिसेंटली। अभी यहाँ पर ये एक 2 महीने की लॉन्ग एक्सरसाइज थी जिसका नाम कवच रखा गया। कवच मतलब एक तरीके से कवच कुंडल का नाम सुना होगा, करण से रिलेटेड था कि कवच पहना रहता तो कभी भी करण की जो है जान न जाती। इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसमें याद रखिएगा इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड सबको इन्वॉल्व किया गया है। कवच तभी तो तैयार होगा, हवा में जाए, चाहे जमीन पर जाए, चाहे पानी में जाए, चाहे कोस्टल एरिया में जाए। तो कैसे ट्यूनिंग कर सकते हैं, कल को कोई हमारे देश के ऊपर अटैक करे तो उनको कैसे सबको मिलाकर टैकल करना है। तो हर जगह पर हम लोग उनको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, और करा भी कहाँ पर गया है, अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में। तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं टैकल करने की। यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में हम लोग अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाह रहे हैं, एक मिलिट्री हब बनाना चाह रहे हैं, ताकि कल को अगर इंडियन ओशन के अंदर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़े तो हम लोग उस चीज़ को टैकल कर पाएं। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बेहतरीन एक एक्सरसाइज आप लोग बोल सकते हो। तो इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। जीआई टैग एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि कोई ना कोई आर्टिकल इससे रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलता ही रहता है। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर में नागरी दुबराज, ये राइस की वैरायटी है, चावल की वैरायटी है, इसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो मैंने कल आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, मतलब तो यहाँ पर आप लोगों से कुछ और बातें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैंने बोला था उस टाइम पर, तो कई सारे बच्चे बोले सर लोगो दिखाना, यानी कि जब जीआई टैग मिलता है तो लोगो कैसा रहता है। तो मुझे लगा कि हाँ ये भी सही बात है, दिखाते हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली पूछा गया था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारा ट्राई कलर तिरंगा होता है, ऐसे लोगों के अंदर भी आप लोगों को ट्राई कलर देखने को मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीआई टैग, लोगो और स्लोगन। तो क्या है यहाँ पर, लोगो तो ये हो गया आप लोगों के सामने, स्लोगन क्या है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, यानी कि इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो ये इसका स्लोगन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर बात करें तो ओपन कॉन्टेस्ट कराया गया था इनको चूज करने के लिए, और उसके बाद में कई सारे लोगों ने सजेशन दिया। तो यहाँ पर बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम था यहाँ पर अदरी चटर्जी, वो जीती यहाँ पर टैगलाइन के लिए। और इसी के साथ में यहाँ पर जो अदरी चटर्जी जो है, ये बेसिकली सुनिए, यहाँ पर कॉन्टेस्ट किया गया लोगों के लिए, अदरी चटर्जी उनके द्वारा लोगो बनाया गया। और यहाँ पर जो यहाँ पर नाम है आकांक्षा त्रिपाठी, इनको जीत मिली किसके लिए, इनके द्वारा टैगलाइन दी गई, ठीक है। तो ये इसकी वजह से यहाँ पर इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया, तो काफ़ी बड़ी बात है। तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को ध्यान में रखते हुए जीआई टैग दिया जाता है उस चीज़ की ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, ताकि लोग उसके बारे में जान सके। तो इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब भी किसी को जीआई टैग मिल जाता है तो उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है फिर यहाँ पर, ताकि उस चीज़ों को ढंग से प्रमोट किया जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड जो प्रमोशन बोर्ड है, उसके द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, ये ट्राई कलर लोगो और ये सब चीज़ें जो हैं वो अनवील की गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये कई बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इसके बारे में, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। तो अभी यहाँ पर किसको मिला है, यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा, सुगंधित चावल है, इनके अंदर में एक प्यारी सी खुशबू आप लोगों को देखने को मिलती है। तो फ्रेगमेंटेड राइस है, ठीक है। तो यूनिक आइडेंटिटी देती है यहाँ पर ये, तो भौगोलिक संकेतक देना बनता है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में अभी इन चावल को, जिनको बोला गया दुबराज, ठीक है। तो याद रखिएगा दुबराज, जो आप लोगों को यहाँ पर नागरी दुबराज बेसिकली चावल है, इनको यहाँ पर ये दर्जा मिल गया है। इसी के साथ में यहाँ पर मोरेना और रीवा मैंगो मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं जीआई टैग। ये अलग अलग एरिया में जो जीआई टैग दिए जा रहे हैं, इससे इन एरिया में इनकी जो एक तरीके से नहीं एक पहचान और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा लोग जो है वो इनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। जो ओरिजिन है यहाँ पर दुबराज का, ये माना जाता है कि श्री जो यहाँ पर एक तरीके से
पर्टिकुलर आश्रम की बात की जाती है तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जो दुबराज की जो उत्पत्ति मानी जाती है तो यहाँ पर श्रृंगी ऋषि आश्रम के क्षेत्र में से मानी जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रामायण के अंदर भी यहाँ पर वाल्मीकि जी के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है कि हाँ ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलता था कि स्रोत वहाँ से निकल कर आता है। तो एक तरीके से जीआई टैग का देने का बेसिक पर्पज ये भी होता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ की एक तरीके से उत्पत्ति के बारे में पता चल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें मैक्सिमम 6 क्विंटल ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम 1 एकड़, तो अच्छी खासी पैदावार देखने को मिलती है इसके बारे में, ठीक है। और पेडी हमारे देश में काफ़ी स्टेपल फूड है, यानी कि काफ़ी सारे लोग खाते हैं। माँ देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर चीज़ों को ढंग से समझोगे तो माँ दुर्गा स्वास्थ्य समूह, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हैं जो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। कहाँ पर ये अलग अलग एरिया में, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है नागरी, कहाँ पर ये है धनवंतरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिसके चलते यहाँ पर एक तरीके से जब जीआई टैग मिलता है ना किसी पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर जो जिला है यहाँ पर जो महिलाएं एक तरीके से काम कर रही हैं तो उसके लिए भी जीआई टैग के लिए आवेदन किया जा रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ है। तो देखियो जिसको पहचान दिलानी हो कि हाँ इस पर्टिकुलर लोकल एरिया में इस चीज़ को पहचान दिलानी है तो उसके लिए नॉर्मली जीआई टैग के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे देश के अंदर में अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है और सेविंग करनी है यहाँ पर, तो उसके लिए कई सारी स्कीम है, जैसे पीपीएफ हो गया, सुकन्या जो समृद्धि अकाउंट हो गया। ये इनमें कई बार क्या रहता है इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहा था, पर लेकिन अभी सरकार ने थोड़ा सा बोला है कि इसको सपोर्ट किया जाएगा। तो जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया, इसमें यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से हाइक नहीं मिली थी, पर लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं मिलती है क्या। जैसे पीपीएफ हो गया, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्कीम है जो 1968 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा सेविंग इंस्टीट्यूशन के तौर पर इसको चलाया गया था। गवर्नमेंट की गारंटी यहाँ पर रहती है, इसमें 15 साल तक का आप लोग आसानी से अपना पैसा डाल सकते हो। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो एक तरीके से अच्छा खासा रहता है एज कम्पेयर टू दूसरी जो सेविंग स्कीम रहती है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो रहता है 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक की बात की जाती है। और ये हर साल की बात होती है, मतलब हर साल पर एनम आप लोग 1.5 लाख तक इसके अंदर डाल सकते हो। एनी सिटीजन ओपन कर सकता है पीपीएफ अकाउंट, यानी कि बाहर वालों के लिए नहीं है, देश के नागरिकों के लिए है यहाँ पर, ठीक है। ये ज्वाइंटली भी आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर बोला अकाउंट कैन नॉट बी हेल्ड ज्वाइंटली, ठीक है, यानी कि एक तरीके से अपने आप लोग ले सकते हैं, पर लेकिन नॉमिनी नहीं हो सकता है इसके अंदर में कि इंसानों को कुछ हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके तहत यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, 80C फॉर्म होता है इनकम टैक्स का, जिसके तहत यहाँ पर इसके ऊपर आप लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, आप लोगों को यहाँ पर छूट मिल जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन माइंड में रहेगी तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा नोटिफाई किया गया है कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड 2023 के जो रूल हैं उनके अंदर अमेंडमेंट किया गया 2021 के रूल में। और क्या बोला गया कि पीआईबी का जो फैक्ट चेकर है, यानी कि पीआईबी के द्वारा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा कई बार बताया जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है या इन्फॉर्मेशन सही है, तो उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर पीआईबी चेक करती है और पीआईबी जिसको चेक कर कर बता देगी कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है या फिर सही है, तो उसके हिसाब से सबको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारे प्लेटफॉर्म जो है उसके हिसाब से काम करेंगे, उसको पीआईबी फैक्ट चेकर की जो बेसिकली मान्यता को एक तरीके से माना जाएगा। फैक्ट चेकर के द्वारा बोला गया दे एक तरीके से, तो फिर उसके हिसाब से मानेंगे कि ये सही है फिर गलत है, क्योंकि कई सारे भ्रामक ऐसी चीज़ें मार्केट में जो है पब्लिश होती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से कई बार लोगों के अंदर में बेचैनी हो जाती है। तो कई बार ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसको सही करने की बात की जा रही है, ठीक है। ऑल राइस सप्लायर जो है उनको बोला गया कि आने वाले टाइम में फोर्टिफाइड राइस दिए जाएंगे। फोर्टिफाइड क्या होता है, कुछ इस तरीके से चावल को बेसिकली लेकर चलना कि उसके अंदर में आयरन, जिंक, विटामिन, ये सारी चीजें उसके अंदर अवेलेबल होने लगे, ठीक है। तो 2024 तक का बोला गया सारे स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके अंदर में आप लोगों को फोर्टिफाइड राइस जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो जगदीश धनखड़ साहब जो है उनके द्वारा भी 200वीं बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर एक तरीके से सेलिब्रेट करने की बात की गई स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, जिनकी पिक्चर भी मैंने दिखाई थी और बोला था पहचानो कौन। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे देश के, बेसिकली अगर बात करोगे एक रिफॉर्मर है काफ़ी बड़े, जिनके बारे में आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में हिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए। बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसका नाम है इशू मोटर्स, ठीक है। तो उसके द्वारा राजेश मित्तल को अपॉइंट किया गया अपने प्रेसिडेंट। तो कई बार छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं, हल्का सा अगर याद रहेगा तो देखो क्या होता है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कई बार पूछ ली जाती हैं, ठीक है। वो किसी और फील्ड की होती हैं, किसी और रीजन में उनका नाम आया तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाती है यहाँ पर, ये है कल्याणमपुडी राधा कृष्णन, ठीक है। तो राधा कृष्णन सीराव जो है बेसिकली इंडियन अमेरिकन स्टेटिशियन है, उनको अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक, ठीक है, 2023। तो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक जो है वो इक्विवेलेंट माना जाता है नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक।
तो ये आप लोगों से पूछा सकता है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन है, ये है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को कन्फ्यूज आना नहीं है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। कोई भी डाउट हो तो उसको दूर कर कर ही आगे बढ़ना है, डाउट को माइंड में लेके नहीं घूमना है। जितना लेके घूमोगे उतना ही सर में दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करना है, ओके। कौन बनेगा छोटू करोड़पति, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, आंसर देना है। यहाँ पर बात की जा रही है शेंगन एरिया के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ दिनों पहले के मतलब लगभग 6-7 महीने पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था आप लोगों से। तो ये एरिया जो है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, यूरोपियन, एशियन, G20 या UN, किसके अंदर पाया जाता है बताना आप लोगों को। नेक्स्ट बात की जा रही है कौन सी कंट्री के द्वारा रिसेंटली अभी रेफरेंडम की बात की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम, मतलब लोगों से पूछना, जनमत कराना, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, सारे तानी हैं। अफगानिस्तान तो नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन पहले ही काट दो। आगे बात की जा रही है कि विच कंट्री होस्ट करेगी बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है यहाँ पर सिल इन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि श्रीलंका और इंडिया की एक्सरसाइज है बेसिकली। बताइए कहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ऑप्शन बस इन दो में से ही होंगे, समझ लो आप लोग, ए या फिर बी बताइए, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है, ये क्या है, ये है बेसिकली सलार दे अटाकामा, ठीक है। ये लार्जेस्ट सोल फॉल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है किस कंट्री के अंदर में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा नमक का मैदान आप लोग बोल सकते हैं इसको। तो कहाँ पर है ये, पेरू, चिली, इक्वाडोर या फिर गुयाना। सही आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से, ये आप लोगों को बताना है। सी सेट का क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करो, फिर आप लोगों को आंसर बताया जाएगा। देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। तब से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर लेक के बारे में। आप लोगों को पता है सारी वो लेक कवर की जा रही है जो कि रामसर साइट के अंदर में आती है। तो यहाँ पर सुमोरिरी, तो सुमोरिरी लेक आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये आप लोगों को लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी ऊपर, ये पर्टिकुलर जो लेक आप लोगों के सामने यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। पेंगोंग सो लेक आप लोगों ने कई बार सुनी, इंडिया और चाइना के बीच में इसके ऊपर रस्साकसी चलती रहती है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी इस पर्टिकुलर लेक के बारे में। तो क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछा है कई बार, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैच करने के लिए क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो अगर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग चीज़ों को पढ़ के जाओगे। तो लद्दाख का जो पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोलते हैं चंगथांग, तो चंगथांग जो प्रोविंस है यानी कि प्रांत यानी कि एरिया है, वहाँ पर ये पाई जाती है। वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट पीसफुल, एक तरीके से सीक्रेट लेक आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि सुंदर, शांतिपूर्ण और पवित्र लेक है लद्दाख के अंदर में ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। तो इसको वेटलैंड कंजर्वेशन के अंदर डाला गया। हाईएस्ट जो रामसर साइट है इन द वर्ल्ड, ये याद रखिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और रिसेंटली अभी न्यूज़ में भी थी कि दुनिया की हाईएस्ट रामसर साइट कहाँ पर है, तो ये लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलेगी। तो सुमेरी जो लेक है यहाँ पर, इसके बारे में कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के बारे में बात की जा रही है, और इसको ट्विंस बोला जाता है। जो पेंगोंग सो लेक है उसका ट्विंस भी इसको बोला जाता है, तो इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो हर एक चीज़ जो है वो किसी न किसी रीजन की वजह से इंपॉर्टेंस हो जाती है उसकी। तो इसलिए बोलता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन में नहीं आओगे, ठीक है। ये शेंगेन जो एरिया है ये यूरोपियन यूनियन का एरिया है। इसको एक बार आप लोग मैप में देखोगे तो समझोगे, इसको जाकर एक बार सर्च करिएगा, आपके लिए एक क्वेश्चन भी है। तो यूरोपियन यूनियन काउंसिल के द्वारा अनाउंस किया गया था डिजिटलाइज शेंगेन वीजा एप्लीकेशन, जिसमें यहाँ पर ईजियर रहता है अप्लाई करना। शेंगेन एरिया में आप लोगों को 27 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि एक जगह का वीजा ले लो, कोई बॉर्डर नहीं है, सब में घूमो, इस तरीके से म्यूचुअल बॉर्डर की बात की जाती है ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके शेंगेन एरिया के अंदर में, ठीक है। कौन सी कंट्री के द्वारा बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये बात की जा रही है उज्बेकिस्तान के द्वारा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर उज्बेकिस्तान में यहाँ पर पूछा गया कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बायलैटरल एक्सरसाइज, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, पर लेकिन श्रीलंका में इसका 10th एडिशन अभी देखने को मिला। श्रीलंका की खस्ता हालत हो रखी थी हालांकि, पर चीज़ें अब थोड़ी सी नॉर्मल आ रखी है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ जाती है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूजियाना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर ये कहाँ पर है, ये चिली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कई बार लोकेशन पूछ ली जाती है। अटाकामा डेजर्ट का अगर नाम भी आप लोगों ने सुना होगा ना, तो ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो ये चिली साउथ अमेरिका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, 8, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीज़ें। आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूँ, थोड़ी सी अंग्रेजी सिखाता हूँ। एक एक जो शब्द है वो इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर आप लोग सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कपटी नहीं बनना है, सेंटेंस फॉर्म करते हुए अच्छे से फॉर्म करने हैं, ठीक है। इनसीडियस ये होता है कपटी, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कपट नहीं करने वाला आदमी जो रहता है जो कि जैसे नहीं आप लोगों ने महाभारत देखा है, तो वहाँ पर कई बार शकुनी जो था वो कपट खेला करता था, तो कपटी शकुनी बोलते थे कई बार। तो इनसीडियस, तो ऐसे इंसानों से दूर रहना है जो ज़िंदगी में ऐसी हरकतें कर सकें, ये कभी भी अपने फ़ायदे के लिए कितना भी सामने वाले को बर्बाद कर सकते हैं। तो इनसीडियस वर्ड है यहाँ पर, ठीक है।
और ये जो इंसीडियस ये बेसिकली व्यक्ति होते हैं ना, ये काफ़ी मेलिग्नेंट होते हैं, यानी कि घातक होते हैं। अगर इनसे दूरी नहीं बनाओगे तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आप लोगों को डिस्टेंस बना के रखनी है, क्योंकि ये शत्रुतापूर्ण माहौल आप लोगों के साथ में रखेंगे, अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करेंगे और कुछ को रोकोगे तो फिर बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जस्टापोजिशन, यानी कि निकटता, यानी कि इनसे कपटी लोगों से घातक हो सकते हैं, निकटता नहीं बनानी है। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों के ये विपरीत आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जो दो चीज़ें बिल्कुल अपोजिट होती हैं, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट चीज़ें नहीं होती हैं कि हाँ इस तरीके से, तो ये चीज़ें आप लोग बोल सकते हैं। तो निकटता की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये शब्द इंटरेस्टिंग है। कई बार शब्द देखने को मिलता है ऑल्टरकेट। ऑल्टरकेट का मतलब होता है विवाद करना। ठीक है, तो यहाँ पर झगड़ा बहस करना। कई सारे लोग होते हैं ना कि कपटी लोग हैं, विवाद कर रहे हैं, सारे कपटी से अटैच हो गए आज तो इस तरीके से लोगों से आप लोग डिस्टेंस बना के रख सकते हैं जो विवाद करें। उन्हें कहते हैं कि भाई साहब इससे अच्छा तो शांति में निकल लो, फालतू में टेंटे पे नहीं किया करते। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं बहिष्कार। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में वैसे आप लोगों ने देखा किसी चीज़ को मना कर देना, ठीक है, प्रतिबंध लगा देना, तो ये चीज़ें यहाँ पर इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस फॉर्म किया करो। कई सारे बच्चे बहुत ही प्यार से सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तो चीज़ें आप लोग समझ पाओगे, कोई डाउट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, किस ने सेंटेंस फॉर्म किया जरूर बताना, और किसको डाउट है वो भी बताना। एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। देखिए, कल मैंने बोला था कि आप लोगों का जो बेसिकली एप्लीकेशन के ऊपर में क्विज स्टार्ट होगा, पर लेकिन उसको टेस्ट किया गया, उसमें कुछ इशू आ रहे थे जिसकी वजह से उसको अपडेट नहीं किया गया। तो आज ट्राई करूंगा उसको, अगर आज चीज़ें हो जाती हैं तो आप लोगों को शाम तक जो है वो देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, कई सारे बच्चे अकाउंट की क्लास के बारे में बार बार पूछ रहे थे, तो अकाउंट्स की क्लास जो है वो आप लोगों की कल से या फिर परसों से आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मतलब एक तरीके से ना ऐसे टीचर है कि आप लोगों का पढ़कर मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं बोलते हैं, तो बिल्कुल ऐसे देखने को मिलेगा। और बाकी तो सारी चीज़ें चली रही हैं। अकाउंट सब्जेक्ट बचा हुआ था अभी आप लोगों का बस अकेला, अभी वो भी आप लोगों को क्लासेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा चीज़ें सीरियस होकर करो। तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अभी कोर्स ज्वाइन करना चाहिए क्या? देखो यार, अभी डेट जो है 2 जुलाई बताई गई है, यूपीएससी ने अभी कंफर्म नहीं की है। अगर आप लोग का बेस है थोड़ा सा और चीज़ें आप लोग कर रखे हैं ऑलरेडी, तो आप लोग पार्ट बन सकते हैं। पर लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं बिल्कुल भी बेस नहीं है और कुछ नहीं कर रखा है, तो फिर तो यार कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ऑलरेडी आप लोगों के पास में एक बेस तैयार हो चुके हैं, तो फिर आप लोग इसका पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो शेयर करनी थी। कई सारे बच्चे इसके बारे में कमेंट कर रहे थे। बाकी अगर वैसे भी आप लोग को अपना इंग्लिश या फिर एप्टीट्यूड या फिर ये सारी चीज़ सुधारनी है, तो उसके लिए भी अच्छा है। आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग इंग्लिश अच्छी हो या फिर आप लोग का सीसेट वाला पोर्शन अच्छा हो, तो उसके लिए भी आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, कोई डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ओके, तो कैसा लगा लेक्चर जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।